नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी प्रोग्राम में आ चुके हैं और प्रोफेसर संगीत रागी जी पहुंचने वाले हैं पार्लियामेंट में। लेकिन गजब हंगामा हो रहा है और वैसे तो अभी एक किस्म का सामान्य हो गया है कि हर विधानसभा हर सत्र जो है पार्लियामेंट का वो यूं ही हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। और इस बार मुद्दा कुछ अलग ही है। राहुल गांधी नहीं बोल पा रहे पार्लियामेंट में। राहुल गांधी चीन का मुद्दा उठाना चाह रहे हैं, 2 दिन से नहीं बोल पा रहे और कल भी यही हुआ, परसों भी यही हुआ। स्पीकर ने फिर किसी और को बोलने का मौका दे दिया। तो बहुत नाराज हो गए हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। इतने नाराज हो गए कि कल टेबलों में चढ़ के उन्होंने नारेबाजी की वेल में आने के बाद, और उसके बाद कागज फाड़कर चेयर की तरफ उछाले। 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है कल। तो ये तो कल की पूरी बात थी। लेकिन आज अभी ये देखिए, ये अभी आज पार्लियामेंट में हुआ है। दिखा दीजिए पूरी तस्वीर। बोल रहे हैं आसन पे जाके खड़े हैं और आप मर्यादा तोड़ेंगे, उचित है क्या? आप इधर से उधर जाकर आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, ये उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? आपने इतने साल के शासन करने के बाद आपने यही परंपराएं लागू किए। आप वरिष्ठ लोग हैं, बालू जी आप इतने सीनियर नेता हैं, ये देश में अच्छा लग रहा है कि आपको? आप इधर जाकर मंत्री बोल रहे हैं, आसन पे जाके खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ बैनर लेकर आ रहे हैं। तो ये देखिए आप जरा, सारे विपक्षी सांसद वेल में आ गए हैं। उनका मुद्दा ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने क्यों नहीं दिया गया, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, तो ये मामला परसों जो था, जब उन्होंने बोलना शुरू किया किसी आर्टिकल को और पूर्व सेना प्रमुख की किताब को, तो ये सत्ता पक्ष से ऑब्जेक्शन हुआ कि अनऑथेंटिकेटेड रिसोर्स को ये यहां पर कोट करना चाह रहे हैं। तो कल जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको ऑथेंटिकेट कर दिया है और इसके कंटेंट्स की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, अब मुझे बोलने दिया जाए। लेकिन कल भी नहीं उनको बोलने दिया गया। तो उसके बाद फिर ये सारा हंगामा जो है वो बढ़ गया। अब आज ये तो इशू था ही था, साथ में कल जो ट्रेड डील अनाउंस हो गई भारत और अमेरिका के बीच में, उस पर पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आज पार्लियामेंट में होना था, वो हो गया। थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल जो हैं वो इसी हंगामे के बीच अपनी बात उन्होंने कर दी ये, और उन्होंने ये कहा कि कुछ एक दिनों के अंदर इसकी सारी डिटेल्स जो है वो हम देश के सामने रख देंगे। लेकिन फिलहाल ये डील हो गई है और इसमें भारत के मुख्य बात उन्होंने ये कही कि हमारी जो रेड लाइंस थी, मतलब कृषि क्षेत्र और डेयरी, इन दोनों को हमने पूरी तरीके से संरक्षित रखा है। इन पर समझौते में ये दोनों चीजें नहीं है। तो देश के किसानों को, पशुपालकों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इस ट्रेड डील से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन वो भी जब बोल रहे थे तो पीछे जबरदस्त हंगामा चल रहा था। तो उसको भी एक बार आप देख लीजिए। माननीय स्पीकर महोदय, जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। राहुल गांधी का जो मुद्दा है कि वो चीन पर बोलना चाह रहे थे, सेना और सुरक्षा मैटर्स पर बोलना चाह रहे थे, उनको नहीं बोलने दिया गया। इस पर तो विवाद हो सकता है कि भाई बोलने देना चाहिए था कि नहीं बोलने देना चाहिए था। हमने भी बात की, इस पर अभी भी करेंगे। लेकिन ये जो ट्रेड डील का मुद्दा था, इस पर तो खुद ऑपोजिशन ने कई मुद्दे जो थे उनको देश हित के बताते हुए कहा कि इस पर बात होनी चाहिए, हमें क्लैरिटी चाहिए, इसकी डिटेल्स कब देगी सरकार। तो इससे अच्छा कौन सा मंच था उसकी बात करने का। आज अगर पीयूष गोयल इस पर स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दे रहे थे, अगर ये बात सुन के इसी पर सवाल खड़े करती अपोजिशन पार्टीज जो है सदन के अंदर, तो क्या वो बेहतर नहीं होता? तो ये मौका भी उन्होंने जाने दिया कि नहीं, हम तो पुराने मुद्दे पर एजिटेट करेंगे, पुराने मुद्दे पर हम सदन के अंदर जो है अपना विरोध जताएंगे। इस मुद्दे को बिल्कुल ही छोड़ दिया उन्होंने। तो ये तो अंदर की बात थी। अब आपको सदन के बाहर की बात दिखाता हूं। एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हो गई आज, आपने शायद देख ली होगी अभी तक टीवी पर वो, लेकिन वो इतनी अजीब है कि बात हमें करनी पड़ेगी।
कल जो 8 सांसद निलंबित हुए, उनके साथ राहुल गांधी बाहर विरोध जता रहे थे, पोस्टर लेकर, बैनर लेकर के बैठे हुए थे जिसमें लिखा हुआ था प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब प्रधानमंत्री जो है वो देश हित की बात नहीं कर सकते, वो किसी वजह से जो है विदेशी ताकतों के आगे झुक जा रहे हैं या ट्रंप के आगे झुक जा रहे हैं। तो ये प्रदर्शन चल रहा था, चलो साहब प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी राहुल गांधी ने यही बात की थी कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो गए। अब इसके सामने से चल के आते हैं, दिख रहे हैं आपको जो सरदार जी जो दिख रहे हैं, वो रवनीत सिंह बिट्टू जी है, केंद्रीय मंत्री हैं, पहले कांग्रेस में थे, बेन सिंह के पोते हैं, बेन सिंह जिनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, उनके पोते हैं, और ये अब कुछ समय पहले बीजेपी में आ गए, मंत्री बन गए। अब ये जब आ रहे थे, उन्हीं सीढ़ियों से चढ़ के इनको अंदर जाना था, तो राहुल गांधी बोलते हैं देखिए सामने से आ रहे हैं गद्दार, और देखिए इनके चेहरे पर, इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा कैसा हो गया है। और फिर कहते हैं हेलो ब्रदर, हाथ मिलाने के लिए, तुम यहां वापस आओगे, एक दिन मैं जानता हूं तुम वापस आओगे। इनको गद्दार बोल दिया राहुल गांधी ने। तो बिट्टू ने कहा कि जो उन्होंने हाथ बढ़ाया हुआ था, इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और कहा कि मैं देश के दुश्मनों से, ऐसा कुछ बोला कि उनको क्लियर नहीं है, मैं देश के दुश्मनों से या देश के बैरियों से मैं हाथ नहीं मिलाता, और फिर वो चले गए। हालांकि बिट्टू तो हंसते हुए गए, लेकिन आप सोचें कि एक मंत्री को सामने से आते हुए देखकर ये कहना कि ये देखो गद्दार आ रहा है, ये देखो गद्दार आ रहा है, देखो इसका चेहरा कैसा पड़ गया है, ये राहुल गांधी ने किया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने किया। आप उम्मीद कर सकते हैं? आप वो पूरा वाकया देखिए। Take a look at the face. Hello, brother. My friend of friends. The thing is, here is a great dog walking right by. Take a look at the face. This is what it looks like. Hello, brother. My friend of friends. Don't worry, you'll come back. गद्दार, नरेंद्र, सरेंडर, वही पिच चल रही है राहुल गांधी की, वही जिस पर वो कितने महीनों से लगे हुए हैं। उसके बदले में उनको कुछ फायदा हुआ हो इसका कोई प्रमाण नहीं है। जनता ने इनके आरोपों को सीरियसली लिया हो, कहीं नहीं दिखाई देता। लेकिन राहुल गांधी अपनी लाइन बदलने के लिए तैयार नहीं है। त्रिपाठी जी पहले क्या कहेंगे इस पर? हाउस में ट्रेड डील पर बात हो रही है तो हंगामा, और बाहर प्रदर्शन हो रहा है। चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज बताया जा रहा है, मंत्री को गद्दार बताया जा रहा है। सौरभ जी, बड़े गंभीर मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं और सोचता हूं कि आज ये आखिरी होगा, इसके बाद मुझे राहुल गांधी पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन फिर राहुल गांधी ऐसी हरकत करते हैं और मुझे वो दोहराना पड़ता है कि यह व्यक्ति सदन के लायक नहीं है, राजनीति के लायक नहीं एक व्यक्ति है। आज मैं कह रहा हूं ये व्यक्ति सदन के लायक नहीं है। कोई भी अगर ये व्यवहार करे, और आप नेता प्रतिपक्ष हैं, मान लिया आपकी पार्टी छोड़कर चले गए हो, थोड़ी आवाज देखिए रखिए। आप जब कहते हैं कि भाई हमारे परिवार में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, तो रवनीत सिंह बिट्टू किस परिवार से आते हैं उनको पता है, और वो गद्दार हो गए। और कोई आपके साथ अगर खड़ा नहीं तो गद्दार हो जाता है। गद्दार शब्द का उपयोग चलिए रैली में करना, किसी जगह आप किसी पॉलिटिकल कैंपेन में, आप संसद के दरवाजे पर ही बात कर रहे हैं, जहां वो व्यक्ति मंत्री के तौर पर बैठा हुआ है, संघ के मंत्री के नाते वो शपथ ले चुका है, उसको आप इस तरह से गद्दार गद्दार कह रहे हैं। और ये बात कहना कि चेहरा देखो कैसे बन गया है, फिर तो कौन कौन सी टिप्पणी राहुल गांधी पर होगी, कौन कौन सी टिप्पणी गांधी परिवार पर होगी। और कमाल की बात ये कि उसके बाद भी उनको एक होता है ना कि आपको एहसास हो जाए कि चलो गलती कर दी, तो फिर बोल दिया रवनीत बिट्टू ने भी देश के दुश्मनों के साथ नहीं बैठेंगे। अब कोई कह सकता है कि भाई देश का दुश्मन कोई कैसे हो सकता है, वो तो नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन अगर आप इस तरह की इस तरहीन हरकतें कर रहे हैं और वो भी सदन के द्वार पर बैठकर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शर्मसार करने वाला है। राहुल गांधी ने आज फिर से उस मर्यादा को, जिसको बार बार कहा जाता है ना कि सदन में कुछ भी करो, लेकिन उसको थोड़ा बचा। राहुल गांधी पार्लियामेंट में बैठने लायक नहीं है। नहीं, कतई नहीं है, कतई नहीं, इसके बाद तो कतई नहीं। विजय जी, मैं तो ये कह रहा हूं, चलो आप ये व्यवहार तो अलग ही हो गया, इस पर हम लोग बात करेंगे। इशू समझ में आए, राहुल गांधी का इशू क्या है? राहुल गांधी का इशू ये कि मुझे पार्लियामेंट में सिक्योरिटी मैटर पे नहीं बोलने दिया गया। राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि चीन के साथ जब लड़ाई के हालात बने हुए थे तो उस वक्त देश की सरकार जो है उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई। राहुल गांधी ट्रेड डील पर बोलना चाहते हैं। इशू क्या है? कोई एक मुद्दा लेके वो चलेंगे ना, या आप सारे मुद्दे मिला देंगे और लिख देंगे प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज्ड? फोकस कहां है? मैं आज की बात सुनाता हूं, आज जो बोला राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में। स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी।
नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्केर्ड of me saying राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. देखिए, अब ये किताब वो ले आया क्योंकि पब्लिश नहीं हुई है, मतलब अभी मार्केट में नहीं आई है। पब्लिशर के पास कॉपीज होती हैं तो उन्होंने उससे कॉपी ले ली होगी, तो वो दिखा रहे थे। लेकिन जिस आर्टिकल की वो कोट करना चाह रहे थे उसमें कहीं ये नहीं है जो उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ ने ये कहा कि आई वॉज अबैंडेंड, मुझे अकेला छोड़ दिया गया, सारा बोझ मुझ पर डाल दिया गया, कहीं नहीं कहा उन्होंने ऐसा। अब राहुल गांधी क्यों, कहां से ये बात कह रहे हैं? फिर वही बात है जो ये बात वो पार्लियामेंट में कहते तो सवाल उठता, आप सोर्स बताओ, कोट करो, लाइन बताओ, पेज पैरा बताओ, कहां लिखी हुई बात ये। अब वो बताएं तब जब किताब छपी हो, अब वो कहां से किताब लाएं पता नहीं। लेकिन इन्होंने भी जो भी बोला, अब ये पार्लियामेंट में मैं तो कह रहा हूं बोलने देते और सरकार जवाब देती, वो अलग है, लेकिन बात कहां की कहां निकल गई है देखिए आप। जी वो ऐसे ही होता है। एक तो ये कि जब चाइना को लेकर, नरवणे को लेकर, एक तो पहले इसको क्लियर करना चाहिए कि ये जो बात राहुल जी कह रहे हैं वो उनका इंटरप्रिटेशन है, उनका इंटरप्रिटेशन है राहुल जी, बिल्कुल उनका इंटरप्रिटेशन। ये जनरल नरवणे का मतलब नहीं कहा है, उस जो मैंने जितना पढ़ा उस किताब के हिसाब से या जो मैगजीन में आया ऑनलाइन है उसमें ये नहीं लिखा है, वो उनका इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने या सरकार ने कहा कि जो आपको उचित लगे वो कीजिए, उसका मतलब होता है कि जो आपको उचित लगे आप कीजिए, हम आपके साथ हैं, यू आर फ्री टू डू। और जनरली सरकार में ये कहा जाता है कि भाई इसका मतलब होता है फ्री हैंड है, बिल्कुल। एक इंटरप्रिटेशन ये भी तो हो सकता है उसका कि एक फ्री हैंड है आप, और आपको जो ठीक लगे वो करिए। और हिंदुस्तान में हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करती है, इसमें कोई गलत बात नहीं। जब योगेश, उसमें 2.25 घंटे में योगेश जोशी से नरवणे, नरवणे से एनएसए, एनएसए से रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री से प्रधानमंत्री, ये उस टाइमलाइन का 2.25 घंटे हैं। तो इस पर मैं चर्चा करते हुए कहता हूँ कि योगेश जोशी जी की जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, उनकी परेशानी समझ में आ सकती है कि वो वहाँ पर ऑन ग्राउंड है। नरवणे साहब की परेशानी भी समझ में आ सकती है कि वो अपनी बात को कैसे रखें, क्या नहीं करें। लेकिन रक्षा मंत्री या एनएसए या प्रधानमंत्री कोई भी फैसला बिना सीसीएस, बिना उसके डिप्लोमेटिक, बिना इंटरनेशनल उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उस सबको तय करके बैठक करते हैं विद कंसिडरेशन, ऑल कंसिडरेशन। उसमें यह हो सकता है कि वहां पर आपको लग रहा हो कि जल्दी करना है, उसमें तो यह भी हो सकता है कि सरकार ना भी कहे तो भी आप रोक तो सकते ही हो दुश्मन को आगे आने से, नहीं आने से, जो रोका ही बात भी उन्होंने। हाँ, तो वो उसके लिए रोकने के लिए नहीं हो सकता। लेकिन दोनों इंटरप्रिटेशन है, एक ये कहे कि प्रधानमंत्री ने या सरकार ने कहा कि भाई जो आप कर सकते, जो उचित लगे वो करिए, उसका मतलब है कि यू हैव फ्री हैंड टू डू व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड वी आर विद यू। सर ये तो चलिए हो गई बहस, अब वो यहां से ले आए बात को कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, वहां से घुमा के वो यहाँ पहुंचे हैं। तो इस चाइना के मैटर पे भी और फिर और अडानी का मैटर, दोनों नहीं, वो दोनों बातों पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। एक तो चाइना पर, क्योंकि राहुल गांधी जी को लगता है कि चाइना के साथ भारत सरकार या जो मौजूदा सरकार है वो एक आंख मिलाकर काम नहीं कर रही, टफ लाइन नहीं ले रही, पहली बात। और ट्रंप डील को लेकर उनको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज किया गया है। इस दोनों बातों को मिलाकर वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार को उनको बोलने का मौका देना चाहिए था, ऐसा मैं समझता हूं। देखिए अभी आज क्या होता है, प्रोफेसर साहब भी आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। बिट्टू, जिनको अभी गद्दार का राहुल गांधी ने, उनका भी, उनकी प्रतिक्रिया आ गई है सारे एपिसोड के बाद, वो भी देख लीजिए। वीडियो में आ रही है, जहां सुनी जा रही है, तो वो क्या है, यही जब मैं पार्टी में था वो समझते हैं भी सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। मेरे पिताजी ने शहादत दी, तो मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी भी मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह, जो आपने आग लगाई थी पंजाब में, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने आग लगाई, हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी के वहां पे
अंगों में गोली लगी दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में, और ढह ढेरी कर दी, और हजारों सिखों को, पंजाबियों को इन्होंने निशाना बना बना के उनका कत्ल करवाया, हमारी बहनों माओं के साथ मर्डर करवाया। मैं वही कह रहा हूँ, मर्डर करवाया। तो यही, और मेरे दादाजी थे, इनको यही तकलीफ थी भी अगर राजीव गांधी जी का नाम शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूं, ये तकलीफ है। वो कह रहे हैं मैं भी शहीदों के परिवार से आता हूं, मेरे दादाजी बेअंत सिंह को कत्ल किया था आतंकवादियों ने, और क्या किया था पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने, ये सब वो याद दिला रहे हैं। ये मुझे गद्दार कह रहे हैं, जिस परिवार से मैं आता हूं उस परिवार के आदमी को गद्दार कहा जा रहा है। सर आपने एपिसोड देख लिया था सारा? ये मैंने देख लिया, देखा है ना? तो ये इसी पर रिएक्ट कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा देखो गद्दार आ रहा है, और तो हो सकता है वो पार्टी का गद्दार कहना चाह रहे हैं। गद्दार का रेफरेंस पार्टी के रेफरेंस में, वो पार्टी के रेफरेंस में कह रहे हैं, ऐसा लगता है। पार्टी के रेफरेंस नहीं है, वो व्यक्तिगत तौर पर भी है। और आप एक मंत्री को गद्दार बोल रहे हैं, तो जवाब तो उन्होंने बहुत अच्छा दिया है कि भाई जिस खानदान से वो आते हैं उनको तो आप गद्दार नहीं कर सकते, उनको तो पुलिस के साथ आपने काम किया है पंजाब के अंतर्गत। और ये भाषा कम से कम संसद के अंदर एक दूसरे पर तो नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा कल प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किया है कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है, उनको बताना चाहिए था कि क्या कंप्रोमाइज्ड है। क्या चाइना से कंप्रोमाइज है प्रधानमंत्री? क्या चाइना के साथ आज तक मिरर डिप्लॉयमेंट का आज तक पहले कभी सुना था क्या? ब्रह्मपुत्र घाटी पर न्यूज आया था कि चाइना जो है वो बांध बना रहा है, और ये तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या कहा था? हम पता करते हैं। जरा उस समय के विदेश मंत्री का बयान भेजेगी तो हम पता करते हैं, हम पूछेंगे चाइना से कि क्या ऐसा हो रहा है क्या, आज क्या ऐसी स्थिति है क्या? आज जो कुछ भी चाइना करता है उसका तुरंत काउंटर जवाब दिया जाता है। और इस केस में भी जैसा विजय जी ने ठीक बोला जी कि हमने तो देखा है पाकिस्तान बॉर्डर पर जो डिप्लॉयड बटालियन कमांडर होता है उसको ये पूरा आदेश दिया हुआ है। कई आप बटालियन कमांडर से आप जाकर के पूछे, वो कहते हैं पूरी छूट दी हुई रहती है कि आपको जो करना है आप कीजिए। सर एक्चुअली पता है वो डिस्कशन, मैं कह रहा हूं बात वहां से आगे बढ़ गई है। वो तो आगे अब वो देश के सामने ये बताना चाहते हैं आपका प्रधानमंत्री कमजोर है, या आपके प्रधानमंत्री की कोई कमजोर नस विदेशी नेताओं के पास में है, इसलिए वो मोदी जी को ऑपरेट कर लेते हैं। वो क्या देश इस बात को स्वीकार कर सकता है? क्या राहुल गांधी को देश ने गंभीरता से लिया है? मैं यही पूछ रहा हूं। राहुल गांधी को देश ने यदि गंभीरता से लिया होता तो राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर बिहार के चुनाव में कुछ अलग परिदृश्य होता। राहुल गांधी को यदि लोग गंभीरता से लेता तो चौकीदार चोर है के मामला में वो देश गंभीरता से लेता। राहुल गांधी के किसी भी बयान को क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग गंभीरता से लेते हैं क्या? ये उनकी मजबूरी है, ठीक है, कि वो अपने युवराज के साथ जाएं, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। कोई असर नहीं होने मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आप देखिए गुमान कितना है। अब मैं जब मैंने पहले पढ़ा तो एक सेकंड के लिए तो यकीन नहीं हुआ, और फिर हंसी भी आई। वो आपने कहावत है ना, देखिए चिड़िया जब पैर ऊपर करके सोती है तो उसको लगता है कि आसमान मैंने ही रोका हुआ, नहीं तो आसमान गिर पड़ता। अब देखिए जयराम रमेश जी का पोस्ट है, आज 4 तारीख है ना सर, कल 5 बजे का 4:58 का पोस्ट है। वो ये कह रहे हैं कि देर रात राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा की जा रही है और यह प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध पर तुरंत प्रभाव से लागू हो रहा है। ये लिखा ट्रंप ने, बात ठीक है। आगे सुनिए, यह अनुरोध निश्चित रूप से ध्यान भटकाने वाली हेडलाइन बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि कल दोपहर लोकसभा में राहुल गांधी ने चीन के सामने उनकी कायरता और आत्मसमर्पण को बेनकाब कर दिया था। मतलब कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को एक्सपोज कर गए, उससे ध्यान भटकाने के लिए मोदी ने ट्रंप को फोन किया होगा और कहा होगा कि सुनो अभी ट्रेड डील का अनाउंस कर दो, नहीं तो मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा, क्योंकि राहुल ने स्टेटमेंट दे दिया पार्लियामेंट में। नहीं, स्टेटमेंट देना है। आप देखिए ना, वो कह रहे ट्रेड डील, सर वो कह रहे ट्रेड डील इसलिए करवाई मोदी जी ने क्योंकि राहुल गांधी ने फंसा लिया। नहीं, सौरभ जी ट्रेड डील तो पहले अनाउंसमेंट पहले हुआ है, राहुल गांधी का बयान बाद में आया है। मतलब मोदी कह देंगे तो ट्रंप कहेंगे अच्छा सब काम छोड़ के पहले ट्रेड डील कर। यही कह रहे हो, कांग्रेस इतने ताकतवर मोदी हैं। हाँ समीर जी, गजब हुआ।
देखिए, अब जयराम रमेश तो वही कहेंगे जैसे राहुल गांधी मतलब खुश हो, और जयराम नाम की तो ड्यूटी है ये, लेकिन राहुल गांधी को इस बात को समझना चाहिए कि जब आपको लोकसभा में बोलने के लिए मौका मिला 2 बार, परसों आपको जब ओम बिरला जी ने कहा आप बोलिए, तब आप नरवणे की जी जो किताब के जो अंश है, जो अभी किताब पब्लिश नहीं हुई हो, जब लोकसभा स्पीकर ने ये व्यवस्था दी है कि भाई आप उसका जिक्र नहीं कर सकते, तो राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलने का विपक्ष के नेता को मौका मिला, तो वो तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेर सकते थे, अपनी बात को कह सकते थे, 1 घंटा लगातार बोल सकते थे, उनके लिए समय का कोई बंधन नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को चूंकि पार्लियामेंट के अंदर एक उपद्रव क्रिएट करना था, एक अराजकता उत्पन्न करनी थी, और उनको बड़ा इसमें आनंद आता है, उनको बड़ा आनंद आता है कि भाई लोकसभा ना चले, उपद्रव हो, मैं कुछ ऐसा बोलूँ जिससे बवाल मचे। और उसके बाद जब उन्होंने उकसाया, उसके बाद कल कांग्रेस के 8 सांसदों ने क्या किया, कल वेल में जाके जिस तरह से स्पीकर के ऊपर पेपर फाड़कर फेंके और 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। मुझे लग रहा है ये सब राहुल गांधी करते हो, फिर आज उनका वो समर्थन कर रहे हैं बाहर कि हम आपके साथ हैं। मतलब राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से लोकसभा को बाधित करने का काम करते हैं, राहुल गांधी के कहने पर राज्यसभा के सांसद जिस तरीके से राज्यसभा में बाधित करने का काम करते हैं, और आज तो जब पीयूष गोयल जो अमेरिका के साथ जो डील हुई उसकी जानकारी दे रहे थे, कम से कम वो तो सुन लेते कि क्या डील है, वाणिज्य मंत्री क्या बोल रहे हैं, डील में क्या के संबंध में क्या जानकारी दे रहे हैं। आप सुनने को तैयार नहीं हो, और आज राहुल गांधी को लगता है कि भाई प्रधानमंत्री को उन्होंने मतलब कायर कह दिया, प्रधानमंत्री को डरपोक कह दिया, प्रधानमंत्री को ट्रंप के सामने घुटने टेकने वाला कह दिया। तो अभी तो प्रधानमंत्री मोदी की बोलने की बारी है, आपको मौका मिला, आप बोलेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी शाम को बोलेंगे 5 बजे, तो प्रधानमंत्री आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे, और उस बात का भी जवाब देंगे जिसका जवाब सुनने की आपकी ताकत नहीं होगी। तो आप अगर तमाम तथ्यों के साथ बात करते तो आज प्रधानमंत्री उसका सिलसिला 2 बातें और हुई हैं सर। एक तो राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सरकार के दबाव में स्पीकर ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने नहीं दिया। ये लोकतंत्र पर धब्बा है और मैं इसके खिलाफ अपना स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट दर्ज सर, स्पीकर ने कितने धैर्य का परिचय दिया था, कितना धैर्य का परिचय दिया? सरकार ने स्पीकर पर दबाव डाल के 40 मिनट समझा रहे थे स्पीकर साहब, हम सबने देखा 40 मिनट समझा रहे थे कि आप मुद्दे पे बात कीजिए। वो 2 दिन हुआ। उसके अलावा जो हुआ है, राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है, और राहुल गांधी ने कांग्रेस ने पोस्ट किया प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हैं। राहुल गांधी ने पोस्ट किया कि चाइना पर क्यों खामोश हैं। इन्होंने लिखा है इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर जनरल नरवणे के बयान और एप्स्टीन के मामले में मोदी जी इतने घबराए हुए क्यों हैं। और फिर एक AI वीडियो कांग्रेस पार्टी ने कल पोस्ट किया है, और वो इतना खराब है कि वो दिखाया नहीं जा सकता। आपने देखा जरा वो मतलब वाकई मतलब मैं कहूंगा घटिया किस्म की, घटिया स्तर पर नहीं करना चाहिए AI वीडियोस का यूज प्राइम मिनिस्टर के लिए। दरअसल ये जो चल रहा है ना, इससे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का ऐसे ही AI से वीडियो बनाया, फिर लगातार सीरीज ऑफ वीडियोस है जिसमें वो नरेंद्र सरेंडर, भागा भागा ट्रंप और ये इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं। मतलब क्या सचमुच कांग्रेस के भीतर कोई ऐसा वर्ग है जिसको ये लग रहा है कि इसको समर्थन मिल रहा है? भाई कुछ समय के लिए आनंद किसी को मिल सकता है, जो मोदी से चिढ़ रहा हो, घृणा करता हो, जिसको लगता है नहीं मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए, वो वर्ग हो सकता है उसको देखकर प्रसन्न हो, कहीं बड़ा अच्छा काम कांग्रेस की IT सेल कर रही। लेकिन जो सीरियस कांग्रेसमैन होगा, जो कांग्रेसी सचमुच होगा, जिसको लोग रोज लग रहा हो कि अच्छा आज इस मुद्दे पर हमें लड़ना चाहिए था, और उस वक्त आप AI का वीडियो बना रहे हैं, क्या देश दुनिया को नहीं पता है कि क्या स्थिति है? और जब आप, मैं तो कहता हूं इस पे जो दोनों मुद्दे कहे कि अडानी कमजोर नस हो गया, अडानी कौन सी कमजोर नस हो गया? आपको कोई ऐसा मसला नहीं, जो आपका सबसे बड़ा हिंडनबर्ग था वो अपनी दुकान समेट के चला गया है, अब आप चाहे जो कहें। फिर आप कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल, वहां का एक आदमी नरेंद्र मोदी का किसी संदर्भ में जिक्र नहीं है। वो तो दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष रहा होगा, किसी को भी मिलने जाना है, उसका कोई मिनिस्टर हो जा रहा हो, मिल सकता है। उसको संदेह पैदा करना, और बार बार एक चीज समझिए, राहुल गांधी किसी भी कंस्ट्रक्टिव डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। राहुल गांधी किसी भी विषय पर आउटकम तक पहुंचे, रिजल्ट तक पहुंचे, वहां तक नहीं। वो चाहते हैं संदेह देश के मन में हो कि अच्छा नरेंद्र मोदी वो चाइना से डर जाते हैं, नरेंद्र मोदी वो ट्रंप से थोड़ा सा डर जाते हैं, नरेंद्र मोदी इस मामले पर, लेकिन वो सफल होता हुआ नहीं दिख रहा। और उसकी खींच में वो व्यवहार किया जो संसद के दरवाजे पर, सीढ़ियों पर उन्होंने बिट्टू के साथ किया। 2014 से नहीं, उससे पहले से ये तो प्रूवन बात है। नरेंद्र मोदी पर पर्सनल हमला करके कोई फायदा नहीं हुआ कांग्रेस को। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी, और 14 के बाद से लोकसभा इलेक्शन हो गए तब भी कोई फायदा नहीं होता। आप चोर उनके ऊपर चोर का दाग लगाना चाहो, करप्शन का दाग लगाना चाहो। नरेंद्र मोदी की कुंडली में किसी ने कहा है शत्रु हंता है, उसका मतलब क्या हुआ सर? मतलब वो शत्रुओं को नासी करते हैं, वो मतलब कोई उनसे विजय नहीं हुआ है। ये तो पता नहीं सर। अब एक चीज मैं आपको दिखाना जरूर चाह रहा था, क्योंकि वो ट्रेड डील की बात
आज पार्लियामेंट में हुई, लेकिन शोर में वो दब गई। जो एक हर्षवर्धन श्रृंगला जी अब राज्यसभा के सांसद हो गए हैं और बीजेपी से, और वो न्यूयॉर्क में हमारे अमेरिका में हमारे एम्बेसडर भी रह चुके हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला जी फॉरेन सेक्रेटरी तो नहीं रहे कभी? विदेश सचिव विदेश सचिव रहे। हाँ, तो वो ट्रेड डील पर क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। ये महत्वपूर्ण है कि एक दफे में मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर 2 सबसे बड़े मदर ऑफ ऑल डील्स और फादर ऑफ ऑल डील्स हो गए हैं ईयू और यूएस के। ये कह रहे हैं कि ईयू वाला मदर ऑफ ऑल डील्स था, ये फादर ऑफ ऑल डील्स है। मैंने ये बात इसलिए सुनवाई कि चले एक प्रोफेशनल आदमी है, उनकी असेसमेंट भी ठीक है, अब बीजेपी से सांसद बन गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये डील जो है बहुत बेहतर डील हुई है। लेकिन मैं कांग्रेस इस पे तो बात करें, राहुल गांधी इस पे तो बोले। मैंने तो उनका बयान नहीं सुना ट्रेड डील पे आज कोई बोला उन्होंने, तो आज तो वही कॉम्प्रोमाइज पे चल रहा है। राहुल गांधी को जब बजट के ऊपर पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, राहुल गांधी का कि कल संसद में हम बोलेंगे। जब संसद में बोलने का मौका मिला तो राहुल गांधी ने क्या किया, और जब पीयूष गोयल को लेकर मतलब केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा गया कि उन्होंने ट्रंप के हित को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका के हित को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेड डील को फाइनल किया है, तमाम विपक्षी दल इस बात का आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे थे। और जब पीयूष गोयल ने कहा कि इस संदर्भ में हम बयान देना चाहते हैं, और पीयूष गोयल लोकसभा में जब बयान दे रहे थे तो क्यों वहां पर हल्ला मचाकर विपक्षी सांसदों ने और कांग्रेस ने इसको सुनने से मना कर दिया। राज्यसभा में नेता जब जगत प्रकाश नड्डा कहते हैं कि भाई केंद्र सरकार इसका जवाब देगी, तो आप सुनते ना, आप पीयूष गोयल की पूरी बात सुनते, उसके बाद अपने आप पक्ष रखते हैं। जिस तरीके से विपक्ष लगातार संसद को बाधित कर रहा है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आप न खुद बोलना चाहते हो, न केंद्र का कोई मंत्री किसी बात पर कोई गंभीरता से बात कहना चाहता, आप उसको नहीं सुनना चाहते। प्रश्नकाल भी आप होने नहीं दे रहे, प्रश्नकाल में भी आप इतना हल्ला कर रहे हो कि प्रश्नकाल भी नहीं हो पा रहा है। तो विपक्ष चाहता क्या लोकसभा में जनता के मुद्दे नहीं उठाए जाए? केंद्र सरकार जो बात रखना चाहती है, क्या वो देश सर, एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं इस बात को। क्या कांग्रेस पार्टी फिर एक गलती कर रही है? आपको दिखाते हैं एक बड़ी नई चीज, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। देश की एक मुख्यमंत्री खुद जिरह कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और खुद वो अपनी बात कह रही हैं। इन्होंने बोलने के लिए 5 मिनट की इजाजत मांगी और फिर उन्होंने कहा हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है, चुनाव आयोग जवाब नहीं देता। सुनिए आप। It is only the mic to observer. Only they are deleting all the names. They are all government of India officials. इसमें बिल्कुल नीचे राइट साइड में देखिएगा आपको ममता बनर्जी दिखेंगी। But the problem is that they are not allowing the people. They are not allowing the state officials. They are not allowing the domicile certificate. They are not allowing the government certificate. Let that be a direction, Millets. We should be served the copies. I just highlight. I have something. Yeah, I just want to highlight 2 points. If your lordship would just take up, I want to save time, so just go to my note for a moment. Just go back. I want to intervene for 1 minute, if your lordship permits, Lords. We have written several letters to the state government to give us Group B, Lords, the Class 2 officers of the rank of SDM or equivalent, so that, my lord, EROs can be appointed. That's the standard pattern, my lord, that they should be Class 2 officers because they decide vital rights, papers and all. No, that has now they have given, my lord, only about 80 officers of that rank. Rest, all of them were given who were clerks and below, who are working under the pressure of the state government. Therefore, we had to appoint, my lord, micro observers who can assist, my lord, in case, my lord, they are in the confusion. So the fault lies with them. वहां पर चुनाव आयोग के भी वकील हैं और वो कह रहे हैं कि हमने एक सर्टेन क्लास के ऑफिसर्स मांगे थे, हमको नहीं दिए गए, ग्रुप के ऑफिसर्स नहीं दिए गए और नीचे के अफसर दिए गए। वो दबाव में काम कर रहे हैं सरकार के। ममता बनर्जी खुद अपनी बात वहां रख रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, पहली बार देख रहा हूं मैं तो कि कोई चीफ मिनिस्टर ऐसे खुद जिरह कर रही है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, और उसकी लाइव प्रोसीडिंग्स जो है वो लाइव टेलीकास्ट भी हो रही हैं। क्या कहा है ममता बनर्जी ने अभी तक? देखो सौरभ, देखिए, ममता पहली ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला और खुद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, क्योंकि वो सुबह 10 बजे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी और लगभग, क्योंकि मैटर जो है वो अब से करीब आधे घंटे पहले शुरू हुआ है, तो उससे पहले वो जो है वो पीछे बैठी हुई थी कोर्ट के अंदर, और जैसे ही ये मैटर शुरू होता है वो सबसे आगे आ जाती है। और अब से कुछ देर बाद पहले उन्होंने ये बात बोली सीजीआई के सामने कि वो अब पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करती हैं और वो खुद अपनी पश्चिम बंगाल के बारे में बातें रखना चाहती हैं। और जिस पर जब उन्होंने पूरे अपने
केस की पैरवी शुरू करी तो ममता ने यही कहा कि चुनाव आयोग हमें जवाब नहीं दे रहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट ने पहले टोका और उसके बाद ममता ने कहा कि उन्हें पैरवी के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए। यह ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। और ममता ने कहा कि जब इंसाफ दरवाजे के पीछे दम तोड़ रहा है, ऐसे वक्त में आप सुन रहे हैं, हम आपके आभारी हैं, यह ममता बनर्जी ने कहा। इसके अलावा ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोर्ट ने ममता को टोका और कहा कि आपकी राज्य की पैरवी के लिए बड़े बड़े वकील हैं। आज शाम दीवान जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं। इसके अलावा कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं जो कि हमारी सहायता करते हैं। ये सीजीआई ने खुद कहा कि आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं और आप खुद कोर्ट के अंदर आई हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि समाधान निकले और कोई निर्दोष का नाम वोटर लिस्ट से ना छूटे। यह सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। इसके अलावा ममता ने कहा कि मुझे अभी और अपनी बात रखनी है। ममता ने कहा कि मैं कुछ फोटोग्राफ्स रखना चाहती हूं, सब बड़े बंगाली अखबार में छपे हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें पहले ही 10 दिन डेडलाइन बढ़ा चुके हैं, ऐसे में हम और टाइम नहीं बढ़ा सकते, यह सीजीआई कह रहे हैं। ममता ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ नाम हटाने यानी कि सिर्फ डिलीशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है, कोई नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। यह ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने कहा। और इसके अलावा ममता ने कहा कि कोई बेटी शादी के बाद ससुराल चली जाती है तो उससे सवाल किया जा रहा है कि वह पति का सरनेम क्यों इस्तेमाल कर रही है। ऐसे कई नाम हटा दिए गए हैं, कई ऐसे नाम बताए गए जिसमें दत्ता है, उसमें पहले यू लगा हुआ था, बाद में ATTA हो गया। तो उसके लिए भी जो शाम दीवान है उन्होंने ये कहा कि नाम अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके लिए भी सबको नोटिस किए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अभी ममता बनर्जी को सुन रहा है। ममता बनर्जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा कि वो राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं और वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना लेकिन है बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है अतुल जो कुछ भी ये हो रहा है। लेकिन इसके अब जरा गंभीर पहलू पर हम लोग आए। अतुल बहुत शुक्रिया आपका, कुछ और अपडेट होगा तो प्लीज जुड़िएगा हमारे साथ। ये आप ये बात नोटिस कीजिए कि अभी ये मिली है मुख्य चुनाव आयुक्त से, कल ही मिली है, परसों मिली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, सुप्रीम कोर्ट से भी एक दिन में उनकी बात सुनने का टाइम मिल गया। सुप्रीम कोर्ट उनको बोलने भी दे रहा है। मतलब एक चीफ मिनिस्टर ने पूरी तरीके से देश के चुनाव आयोग के ऊपर अविश्वास जता दिया मिलने के बाद भी कि यहां हमारी सुनवाई नहीं हो सकती, इनसे हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, हमें केवल सर्वोच्च अदालत पर यकीन है, वही हमें इंसाफ देगी। और कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट बार बार कह रहा है कि अरे आपके वकील यहां आए हुए हैं मुख्यमंत्री जी, आपके बड़े वकील आए हुए हैं, उनको बोलने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए। थोड़ा बोली, फिर कोर्ट ने टोका था, उनका आपके वकील बोलेंगे, नहीं मुझे अभी रोकिए मत। ममता जी वहां भी मतलब थोड़ा असर्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन मैं तो इसको कोई शुभ संकेत नहीं मानता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद एक तरीके से शिकायत उनकी लेकर के अगर जाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ मिनिस्टर को। नहीं तो उन्होंने तो जब सीईसी से मिली चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उसके बाद उन्होंने कह दिया कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, झंडा लगा लेंगे, झंडा लगा लेंगे। तो इसका मतलब उनके साथ मुलाकात के बाद भी उन पर तो अविश्वास जाहिर कर दिया था। ये वैसे हिस्टोरिकल है कि देश में, मैं पूरी हिस्ट्री भी देख रहा था कि आज सुबह कोई चीफ मिनिस्टर हुआ है क्या अपीयर इस तरह से अपने केस के लिए, वो कोई नहीं हुआ। क्योंकि नॉर्मली जो एडवोकेट जनरल होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, या फिर जो आपके सीनियर एडवोकेट्स हैं वो अपीयर होते हैं। ममता जी की ये जो अपीयरेंस है ना, वो पॉलिटिकल अपीयरेंस है कि देखो मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्योंकि वो सरकार तो लड़ ही रही है वहाँ पर, उनकी तरफ से या AITC की तरफ से भी जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक पॉलिटिकल अपीयरेंस है। और वो ये बता रहे हैं कि मैं कहाँ तक असर्ट कर सकती हूँ आपके लिए, ये उनका पर्पज है। कोई वो सुप्रीम कोर्ट में केस को बहुत स्ट्रांग तरीके से रखने के लिए लड़ रही हो या उनको अपने वकीलों पर विश्वास नहीं हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। केवल वो है पोस्चरिंग है। तो वो पोस्चरिंग को यूज कर रहे हैं कि कितना फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या रिएक्शन देगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो हियरिंग है वो ममता जी की अपीयरेंस से नहीं देगा। नहीं लेकिन लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको बोलने की अनुमति तो दे रहा है। वो तो ठीक है। एक मुख्यमंत्री अपने केस की जिरह लेके पहुंची है, प्रमाण लेके पहुंची है। कई बार ऐसा होता है, कोई होता है याचिका करता है, पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है, लेकिन कई बार होता है कि अदालत जो है मौका देती है लोगों को बोलने के लिए। सर मेरा ये कहना है कि भाई ये विशेषाधिकार ममता बनर्जी को क्यों दिया गया? ममता बनर्जी लॉ ग्रेजुएट है, एडवोकेट नहीं है। एडवोकेट लॉ जो 1961 है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट कहता है कि भाई सिर्फ लॉ ग्रेजुएट होने पे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपके पास बार काउंसिल का मेंबरशिप होना चाहिए, कोर्ट में प्रैक्टिस करने का आपका अनुभव होना चाहिए, आप रजिस्टर्ड हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई भी लॉ ग्रेजुएट नहीं कर रही है, वो अपनी आपके वकील बात रखेंगे, जरूरी नहीं है ना। योगेंद्र यादव भी एक बार सुप्रीम कोर्ट गए थे, बहुत सारे लोगों को मौका देता है, बोलने का मौका दिया गया, अदालत ने भी बोला था।
जनरल विक्टिम भी कोई हो, इस तरीके से नहीं की थी, वो साथ में गए थे, वकीलों ने बात रखी थी, तो वकीलों के माध्यम से उन्होंने बात की थी। यहाँ ममता बनर्जी सीधे बात रख रही है। और अरे अपडेट आ गया सर, इसमें सुनवाई, अगली सुनवाई सोमवार को अगली सुनवाई होगी। अब क्या अगली सुनवाई में भी ममता जी आएंगी या वकीलों को भी कुछ करने देंगी, ये हमें देखना होगा। नहीं, सोमवार तक सुनवाई टल गई। हाँ, आए तो बहुत अच्छा होगा। आए तो अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? देश को पता लग जाएगा कि अकेला राज्य है जहां अधिकारी कर्मचारी तक चुनाव आयोग को उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। इस पूरी जो आजकल ऑनलाइन है, सब लाइव है, तो उससे जो लाभ है उसमें साफ साफ कहा गया कि इनसे अधिकारी मांगे गए, उन अधिकारियों को इन्होंने नहीं दिया। पश्चिम बंगाल में इलेक्टोरल रोल का मैनिपुलेशन दूसरे राज्यों से कैसे अलग है, यह अब समझ में आ रहा है। कहीं किसी सरकार का दबाव हो सकता है, कहीं सत्ताधारी पार्टी के लोग दबाव बना सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी सरकार कहे कि हम आपको अधिकारी और कर्मचारी नहीं देंगे, जो चुनाव आयोग के लिए राज्य सरकार बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है कि वो देगी। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप सिर्फ इसको यूं मत देखिए कि वो सर्वोच्च न्यायालय में आकर अपने किसी खास मतदाता वर्ग को एक मैसेज कर रही हैं। ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर वोटर लिस्ट की क्लीनिंग हो गई, सफाई हो गई, शुद्धिकरण हो गया, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो नहीं रह पाए। मैं ये वाला बात, क्योंकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स में भी आपने सुना कि हमको चुनाव आयोग के वकील ने बोला कि हमको अधिकारी नहीं दिए गए। तो जब ये मिली थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वहां पर इन्होंने सवाल किया उनसे, ज्ञानेश कुमार जी से, कि जब बीएलओ और ईआरओ हैं तो आपने दिल्ली से माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों तैनात किए वहां पर एसआईआर के काम के लिए। तो चुनाव आयोग ने यही बात बोली जो आपने बताई। उन्होंने कहा कि हमें सक्षम अधिकारी आपने नहीं दिए थे। ईआरओ और एईआरओ के पद पर तैनाती के लिए जो अधिकारी हमें दिए गए वो ज्यादातर एसडीएम और तहसीलदार से नीचे के लेवल के हैं, और रिटर्निंग अफसर के लिए भी केवल 67 विधानसभाओं में हमें एसडीएम और एसडीओ रैंक के अधिकारी दिए गए हैं। इसीलिए ये काम पारदर्शिता से हो, इसलिए हमको ऑब्जर्वर वहां लगाना पड़ा। सौरभ जी, ये भी समझ लीजिए, रिटर्निंग ऑफिसर डीएम के अलावा कोई नहीं होता है। और इन्होंने कहा कि हमें एसडीएम और एसडीओ अधिकारी होता है, वही चुनाव अधिकारी होता है, एसडीएम तो ईआरओ। ममता जी का सुप्रीम कोर्ट जाना सर, देखिए, ये पहली बात तो कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, और साथ साथ ये बेचैनी भी है। और बेचैनी इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी को बहुत साफ लग रहा है, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा, कि वाकई यदि चुनाव फेयर यदि हो जाता है, यदि वोटर लिस्ट क्लीन कर दिया जाता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा ना कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हम नहीं मान रहे। सब गवाह लेके गई थी, वो देख रहे हैं काले शॉल में, और खुद भी काले शॉल पहन के गई। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं मान, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कौन इशू कर देता है? तो पंचायत का प्रधान इशू कर देता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्यों मान ले जब तक उसका क्रॉस चेकिंग नहीं किया जाए? ये जो है वो चुनाव आयोग कर रही है, क्योंकि चुनाव आयोग उनके नागरिकता को सुनिश्चित कर रही है कि जो नागरिक है वही वोट देने का अधिकार है। यही इनकी बेचैनी है। और जो भी आधार प्रमाण पत्र इन्होंने जारी किया है, वोटर आईडी जारी पहले से जो जारी किया गया होगा, 2003 का जो जारी किया गया होगा, या उनको राशन कार्ड बनाया गया होगा, इन सारे दस्तावेजों की जांच यदि निकलती है तो आपको पता लग जाएगा कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन टाइम बढ़ाने से इनकार कर दिया है। 14 फरवरी को ये आनी है फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट, वो 14 को ही आएगी। अभी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आगे टाइम नहीं देंगे। चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है जवाब देने के लिए, सोमवार को अगली सुनवाई होगी। लेकिन आप देखें, बात यहां तक पहुंच गई कि ममता बनर्जी ने यह कहा कि अगर ऑपोजिशन पार्टीज, उन्होंने कहा मेरे पास तो सारे सांसद नहीं है, इतने नंबर नहीं है, तो सारी ऑपोजिशन पार्टियां मिलकर अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इंपीच करने का मोशन लाती है, उनके खिलाफ महाभियोग लाती है उनको पद से हटाने के लिए, तो हम समर्थन करेंगे सबसे आगे। संभव नहीं हो पाएगा। ममता जी की बात सुना दीजिए। कांग्रेस ने मना कर दी। उनकी बात तो सुन ले ममता। संभव भी नहीं है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। मोशन तो मूव कर सकते। ममता बनर्जी का बयान होगा आपके पास, इस पर सुनाई चलाइए। चुनाव में हम देखेंगे क्या टीएमसी और कांग्रेस का अलायंस क्या ये पॉसिबल है, या फिर इसकी कोई सिचुएशन इमर्ज नहीं करती। चुनाव में हम देखेंगे क्या टीएमसी और कांग्रेस का अलायंस क्या ये पॉसिबल है, या फिर इसकी कोई सिचुएशन इमर्ज नहीं करती है। देखिए, मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। रणनीति तो हम बताएंगे, हम फील्ड छोड़ेंगे नहीं। भी दे, हमारा तो भरोसा है जस्टिस मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो तब सोचा जाएगा कैसे करेंगे। लेकिन बीजेपी नहीं आएंगे बंगाल में, पीपुल्स हेट बीजेपी। देखिए, अगर आपका रुपया से 20 रुपया काट लिया तो आपको तो प्रभाव होता है, लेकिन वो 20 रुपया जो काट लेगा ना,
अगर आप कोई ट्यूशन कर लेगा तो उसको आपको आ जाएगा, और बीजेपी का लोगों ने हमको वोट दे देंगे। देखिए, अगर कोई चीज जेन्युइन होता है, प्रैक्टिकल होता है, जनता का हित में होता है, हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो। नंबर हमारा नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट में भी हो सकता है ना, परमिशन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीज को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। वो कह रही हैं कि पता है हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड में तो आ जाएगा कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए ऑपोजिशन पार्टीज महाभियोग लाना चाह रही थी, ये कह रही है। देखिए, लाने के लिए वो ला सकती हैं, मोशन ला सकती हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि महाभियोग तभी पास होगा जब 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग बट नॉट लेस देन टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस सेपरेटली, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर हैं उनके 2/3, लेकिन किसी भी हालत में हाफ से कम नहीं। वैसी स्थिति में यदि आता है, यदि उनको वोट मिलता है, तब 2/3 बहुमत तो लाएंगे कहां से? लोकसभा में तो नहीं है। वो बोल रही है ना सिंबॉलिक, ये तो सिंबॉलिक होता है। इम्पीचमेंट मोशन का मतलब ये थोड़ी होता है। इम्पीचमेंट मोशन का मतलब होता है कि आप उस जो व्यवस्था है, संवैधानिक पद है, उससे खुश नहीं है। ऑपोजिशन ये बताना देश को, ऑपोजिशन के पास 200 ऑपोजिशन के पास 235 सांसद है, 235 सांसद है, जहां तक मुझे ज्यादा नंबर गलत नहीं है तो उसमें से अगर 200 के सिग्नेचर उन्होंने करा लिए, भाई माहौल तो बन जाएगा ना। 100 के जरूरत है, 100 के सिग्नेचर करके वो रख देंगे वहां पर लोकसभा में। एक दिन का हेडलाइन बन सकता है कि इतने लोगों ने वोटिंग किया, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अरे ये मुद्दा केवल ममता जी का नहीं है, ये मुद्दा अखिलेश यादव का भी है। अखिलेश यादव ने कल आरोप लगाया कि जो बड़े अधिकारी हैं लखनऊ से, वो बाकायदा एक लिस्ट जो है बनाकर पेन ड्राइव में वो उन्होंने भेज दिए हैं सारे डीएम वगैरह को, और उनको कहा है कि ये नाम काटना है। और उन्होंने कहा स्पेशली अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के नाम काटने को कहा गया है। गांव गांव में प्रिंटेड लिस्ट पहुंचा दी गई है कि ये नाम कटेंगे। सुन लीजिए उनकी बात। पूरे उत्तर प्रदेश में खासकर मुस्लिम, पीडीएस समाज के लोग और जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है, उन बूथों पर टारगेटेड पेन ड्राइव के माध्यम से वोट भेजा जा रहा है। और अधिकारियों को निर्देश है कि समाजवादियों की ना सुनवाई हो। अभी जो हमें जानकारी मिली है, एक पेन ड्राइव में लगभग 2 विधानसभाओं के कई हजार वोट हैं जो टारगेटेड काटने का लक्ष्य बनाया हुआ है। और यहां पर 2 विधानसभा कितने हैं टोटल? 1,90,00,000 समथिंग ऐसे कुछ वो डेटा बता रहे हैं कि इतना वोट काटने की लिस्टें बना के बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। त्रिपाठी जी, देखिए, मैं बड़ा रोचक बताता हूं, चूंकि अभी ढेर सारे लोग से मिलना हुआ, तो भाजपा का जो SIR का काम प्रयागराज में कुछ लोग देख रहे थे, तो बैठे हुए तो कहे कि हमारे यहाँ मेहनत, हमारे यहाँ मेहनत। तो एक ने उसी में कहा कि अरे तुमको पता नहीं है, अब तो क्या है, अब तो हम लोग कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो भाजपा ऊपर से प्रिंटेड लिस्ट आ गई है और सब जो है वो हो जाएगा, नाम कट जाएगा, जिसका कटवाना है सब फॉर्म 7 प्रिंटेड आया है। तो दूसरे लोगों ने कहा कि हम भी तो उस प्रक्रिया में लगे, हमको तो फॉर्म नहीं मिला। कहने ने कोई बात नहीं, मिल जाएगा वो। तो वहां ये कहा कि भाई ये तुम बात कह रहे हो, इसका कोई आधार नहीं है। अब मुझे लगता है कि इसको जरा यूं भी देखिए, अगर अखिलेश यादव ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो इस काम में लगे हुए लोग हैं, उनको ये लगने लगे कि अरे हमारे यहां से तो सब प्रिंटेड फॉर्म आ जाएगा, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, सारा काम सब सेट है, तो वो काम ठीक से करेंगे क्या? वो SIR की उस प्रक्रिया में अपने लोगों का नाम जुड़वाएंगे या कटवाएंगे क्या? वो तो कहेंगे सब कुछ प्रिंटेड होके आ रहा है। तो आप इसको रणनीति के तौर पर भी देख सकते हैं। और चूंकि अफवाह बहुत तेज फैलती है, अब अगर मेरे सामने 2 लोगों ने आके बोल दिया कि अरे ये तो हो रहा है, और 5 लोग उसी कमरे में पूछ रहे हैं कहां हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये, आप ठीक कह रहे हैं, ये बीजेपी की परेशानी होगी। मैं पहली बात तो ये कि क्या ऐसे कोई प्रिंटेड फॉर्म जा रहे हैं? नहीं, संभव नहीं है ना, क्योंकि जाएगा तो ये आखिर आप कहां लेके जाएंगे? हाँ। मान लीजिए प्रिंटेड फॉर्म गया, इन्होंने क्योंकि ये भी मांग की है कि फॉर्म 7 नाम कटाने के लिए किसी का फॉर्म 7 लगता है, तो इन्होंने कहा कि हजारों फॉर्म 7, लाखों फॉर्म 7 डाउनलोड किए गए, तो इन्होंने कहा सीरियल नंबर सब पे होना चाहिए। चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था करे कि जो डाउनलोड कर रहा है फॉर्म,
वो हमको पता रहे कि ये फॉर्म कहाँ से और किसने डाउनलोड अल्टीमेटली किया। तो वो फॉर्म आपको बीएलओ को देना हाँ, पड़ेगा, सबमिट ईआरओ तो को करना देना ही पड़ेगा, तभी तो जाएगा ना। नहीं तो ये फॉर्म ये बीजेपी समर्थक ने आपसे बोला कि पार्टी मैं वही पार्टी कह लिस्ट रहा भेज रही हूं, है। उसने भी ये कहा कि अब तो पार्टी भेज दे रही तो कोई दिक्कत नहीं, तो किसी ने कहा कहां, कहने नहीं सब हो जाएगा। अब वो जो लोग एसआईआर में जुड़े लोग हैं पूछ रहे हैं कहां जाएगा। तो ये अफवाह इस तरह से फैलती है। तो कई बार होता है, किसी ने एक ने कहा कि अरे अब तो हो गया, जैसे कई बार लोग कहते हैं अरे ईवीएम में सब सेट हो जाता है, तो दूसरे ने कहा सेट हो गया। अब सेट हो गया तो किसका नुकसान होगा? जिसको ये भ्रम है कि सेट हो जा रहा है उसको नुकसान होगा ना। दूसरा तो अखिलेश यादव या दूसरी पार्टी के लोग तो अपनी पार्टी के लिए काम कर ही रहे हैं। अखिलेश यादव ठीक कह रहे हैं क्या? बात तो ठीक कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि अगर वो होता तो वहां बैठे हुए लोगों को पता होता ना। एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े लोगों को नहीं पता है। एक व्यक्ति जो उस प्रक्रिया से नहीं जुड़ा है वो कह रहा है कि अरे वो तो प्रिंटेड फॉर्म आ जाएंगे और सब हो जाएगा। तो इसको समझिए। और अफवाह इसी तरह से फैलती है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उस राज्य में किसी एक के मुंह से निकला, 4 लोग वहां से लेकर गए, तो ये होता है अखिलेश उसी को हवा दे रहे हैं। सर क्या बन रहा है सारे विवाद का? ममता जी का भी, अखिलेश जी का भी मुद्दा एक ही है, एसआईआर बिहार के बाद। मतलब कुल मिलाकर तो ये हो रहा है कि चुनाव व्यवस्था से सभी लोग संतुष्ट नहीं है। अखिलेश जी भी नहीं है, ममता जी भी नहीं है, और जैसे हर जी कह रहे हैं बीजेपी के भी बहुत सारे लोग नहीं है, जिनको पता नहीं कि हाँ नाम कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। अफवाह वो फैला रहे होंगे। देखिए अखिलेश जी की किसी भी बात को इतना सीरियसली, वो एक उनका एक पॉलिटिकल तरीका है बात करने का कि आप यदि ये बात करेंगे तो फिर से आप क्वेश्चन करते हैं कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ममता जी भी वही कर रही हैं, ठीक है। और मैं इस बात को कहता हूं कि हम एक स्टैंडर्ड पैरामीटर अपना लें। या तो हम कहें कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही काम कर रहा है, वो वैसे ही बंगाल में काम कर रहा है। यदि बंगाल में वो सरकार के आधार पर अफसर काम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार कमजोर सरकार है? कर रहे हैं, कौन कह रहा है नहीं कर रहे हैं? नहीं, उनके आदेश पर। अच्छा, जैसे पश्चिम बंगाल के लिए कहा जा रहा है कि भाई उनके आदेश पर वहां पर काम नहीं हो रहा है, अफसर बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। और यदि उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा तो पश्चिम बंगाल में भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों जगह अधिकारी जो है उस काम को कर रहे हैं। लेकिन इससे ओवरऑल ये हुआ, एक फाइनल कमेंट, उससे कुल मिलाकर हुआ कि इलेक्शन सिस्टम पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। विजय जी, दोनों में अंतर ये है, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का जो वकील है उसने कहा, बहुत साफ साफ कहा कि हमने आपसे मांग किया था एसडीएम और बीडीओ के स्तर का अधिकारी। उत्तर प्रदेश ने बीडीओ और एसडीएम स्तर के अधिकारी को दिया है, वो काम कर रहे हैं, क्लर्क नहीं काम कर रहा है, जिसको आप ये आरोप लगाया गया कि एसडीएम उनकी पसंद के अफसर लगाएंगे। बात तो वही है। एक मिनट, नहीं, सुन लीजिए। मैंने एसडीएम एक गस्टेड रैंक 1 ऑफिसर होता है, इसलिए आप बीडीओ भी होता है, क्लास 1 ऑफिसर होता है, गस्टेड ऑफिसर होता है। आप ऐसे क्लर्क को आप लगा रहे हैं जिसके मातहत कई आदमी काम करवा सकता है, उसको जो लोकल दबाव में काम करवा सकता है। ठीक है सर। और पश्चिम बंगाल तो इसमें नोटोरियस है साइंटिफिक रीजन के लिए। समय नहीं है। मैं बस एक कमेंट समीर जी का लेना चाहता हूं। प्रफुल्ल पटेल का बयान था हमारे पास, वो समय नहीं है उस चलाने का सर, लेकिन उनको ये कहना पड़ा कि लोग तरह तरह की बातें हमारी पार्टी के बारे में कर रहे हैं, और अध्यक्ष चुना जाएगा तो मैं उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहूंगा, मेरे बिना अध्यक्ष चुना जाएगा। क्यों सफाई देनी पड़ रही थी उनको? नहीं, अजित पवार के निधन के बाद और जब सुनीता पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया, उसके पहले से और उसके बाद से लगातार ये चल रहा है कि भाई सुनीता पवार को उप मुख्यमंत्री तो बना दिया, विधायक दल का नेता तो बना दिया आपने, पार्टी का अध्यक्ष कौन है अभी इसको लेकर फैसला नहीं हुआ। तो तमाम तरीके से अफवाहें चल रही है। व्हाट्सएप पर मैसेज की प्रफुल्ल पटेल को अध्यक्ष बनाने को लेकर एक गुट सक्रिय हो गया है, कोई कह रहा सुनील तटकरे को बनाने के लिए सक्रिय हो गया है, किसी ने यह कहा कि भाई पार्टी में यह विवाद चल रहा है कि पहले शरद पवार के साथ पार्टी का विलय हो जाए, उसके बाद एक अध्यक्ष बना जाएगा, फिर तय किया जाएगा। तो तमाम तरीके अभी कोई कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं है। नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है और महाराष्ट्र के अध्यक्ष अभी सुनील तटकरे हैं। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे अजित पवार थे, तो वो अध्यक्ष कौन बनेगा, पार्टी की कमान किसके पास रहेगी, उसको लेकर चल रहा है। तो व्हाट्सएप पे तमाम तरह के मैसेज अफवाहें चल रही है, तो उसका स्पष्टीकरण हो रही है कि और राज ठाकरे ने जो कहा था उस चक्कर, उन्होंने फिर पत्रकार वार्ता लेकर इस बात को क्लियर किया कि भाई हमारी पार्टी बैठ के तय करेगी हमारा अध्यक्ष पाटिल चलेगा, पटेल नहीं चलेगा। या हमारे यहाँ भी भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर हंगामा हो रहा है। सरकार खुश है कि ट्रेड डील हो गई, 4-6 महीने से अटकी हुई थी। विपक्ष कह रहा है इसमें है क्या, ये बताओ पहले। सरकार के कुछ दिनों में सारी डिटेल सामने आ जाएगी, लेकिन ओवरऑल एक इंप्रेशन जो देश में दिया जा रहा है सरकार के द्वारा वो ये कि एक बड़ा काम हो गया। और इंटरनेशनली भी इसको, अमेरिका के एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ी बात है कि ये डील हो गई, क्योंकि ये ट्रंप जैसे व्यक्ति के द्वारा अटकाई गई बात थी और उनका इस पर हामी भर देना, और वो भी नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफें करते हुए फिर उन्होंने इस बात को कहा है कि इट इज़ माय ऑनर टू स्पीक टू नरेंद्र मोदी, ऐसी भाषा लिखने के बाद तो उन्होंने कहा कि ट्रंप से ये काम करवा लेना छोटा काम नहीं था, भारत ने एक बड़ी अचीवमेंट ली है। इससे पहले ईयू वाली डील भी हो गई थी। और अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा दुख हमारे पड़ोसी को हो रहा है पाकिस्तान में, कि ये 1% हमसे
सस्ती दर पे कैसे छूट गया भारत? इनके तो रिश्ते खराब थे, उनको 19% टैरिफ मिला, हमको 18% मिला। कह रहे हैं भाई इनके साथ रिश्ते खराब थे, उनको नॉमिनेट नोबेल के लिए हमने किया, फेवरेट फील्ड मार्शल हमारा था, इतनी चापलूसी हमारा प्राइम मिनिस्टर करता था, फिर भी डील जो है बेहतर भारत को कैसे मिल गई? तो अब वो ये कह रहे हैं, खुलेआम लोग वहां कह रहे हैं कि ये जो आसिम मुनीर का हनीमून पीरियड चल रहा था अमेरिका के साथ, इसका मतलब ये खत्म हो गया। ट्रंप ने भारत को बहुत सुनाया इन 6 महीनों में, अब आगे आपको ट्रंप के ऐसे बयान दिखाई नहीं देंगे। और ट्रंप जो अभी तक पाकिस्तान के लिए सब कुछ पॉजिटिव करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्या अब उस पर भी रोक लगने वाली है? मतलब क्या पाकिस्तान ट्रंप की आंखों से उतरने वाला है या उतर चुका है? सुनिए पहला बयान। तो अब वो कह रहे हैं कि मोदी तारीफें, ट्रंप इतनी तारीफ है मोदी की कैसे करने लगे? अब अगला बयान जो आप सुनेंगे उसमें इन पाकिस्तान के आम लोगों का दर्द है। उन्होंने कहा कि इंडिया ट्रंप के सामने झुका नहीं, मोदी झुके नहीं, और अंत में ट्रंप को डील के लिए हां भी करना पड़ गया। इन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ भी डील कर ली, दुनिया भर के देशों से अपने संबंध अच्छे कर लिए। हमें कौन पूछ रहा है हमारी किसी के साथ डील क्यों नहीं हुई? और उसका जवाब भी वो खुद ही देते हैं। इसकी वजह यह है कि हर देश अपना फायदा पहले रखता है, हर देश का नेता पहले देश की बात सोचता है। वो भारत का नेता भी वही कर रहा है, अमेरिका का नेता भी वही कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के जनरलों को देश की परवाह नहीं है। ये सोचते हैं कि हम अपने फायदे का क्या ले लें, इसीलिए टके की इन्वेस्टमेंट एक साल में नहीं आई, चाहे अमेरिका से, चाहे दुनिया के किसी और देश से, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी एक तो बात बड़ी मजेदार तरीके से करता है, फिर आगे ये कह रहे हैं कि इन्होंने एयरफोर्स के जहाजों को ऑटो रिक्शा बना दिया। इतने चक्कर लगाए इन्होंने, 2-2 ढाई महीने ही अमेरिका में पड़े रहते हैं जाकर के कि किसी तरह हमारी बात बन जाए। लेकिन जो चाहते हैं अपने लिए चाहते हैं, देश के लिए कुछ नहीं। सर क्या है पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान की आपकी नजर में? यही नज़र आ रही है, जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के नुमाइंदे जिस तरह से कर रहे हैं। और हम देख ही रहे हैं कि पिछले कितने समय से शहबाज शरीफ साहब और मुनीर साहब लगातार अमेरिका के चक्कर लगा रहे हैं। और ये हालांकि 1% का फ़र्क है, लेकिन उससे उनको लग रहा है, और ये बात भी ठीक है कि वो दोनों लोग अपने जाति मसले के लिए, जाति फ़ायदे के लिए ज़्यादा फैसले कर रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर अगर वो फ़ायदे कर रहे होते तो उस तरह के फैसले नहीं होते जो गाज़ा में पीस कीपिंग फोर्स में उनको शामिल किया गया, या और जो मसले। और रेयर अर्थ पर देख लीजिए ना, रेयर अर्थ पर वो आप फिर वही कहेंगे, वो अंगूठियों वाली जो मीटिंग हुई, हाँ उसमें आज ब्रीफकेस लेकर गए थे। हाँ उसमें आज ही तो हो रही है वो मीटिंग शायद। हाँ, आज जयशंकर जी उसमें हैं, जयशंकर उसके लिए गए हुए हैं, इनको नहीं बुलाया। तो उनको नहीं बुलाया, तो इसका मतलब है कि भारत ने अपनी बात को ज्यादा जोरदार तरीके से और देश के स्तर पर क्या हो सकता है उस मसले पर जोर दिया। और पाकिस्तान के लोग, और ये रोजाना नई बात, ये अपनी रिजीम बचाने में, सरकार कैसे बचे, नौकरी कैसे बचे। ये जो हमारा हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है सेना और सरकार का, अमेरिका इस पर इसको चलने दे बस। हाँ, और इमरान साहब ज्यादा परेशान ना करें। और इमरान परेशान। अब देखिए आगे वाला, तो जो आगे एक और पत्रकार की बात सुनाता हूँ, उन्होंने तो बहुत ही अजीब बात की। उन्होंने कहा हिंदी फिल्में ज्यादा देखते हैं, शुरू कहां से किया उन्होंने कि अब तेरा क्या होगा कालिया। नहीं, अगले वाले कह रहे हैं कि ट्रंप ने पाकिस्तान को टिश्यू की तरह, और फिर आगे कहते हैं या उससे भी कोई गंदी चीज की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। हमारी इतनी औकात थी ट्रंप के लिए, यूज एंड थ्रो। कि वेंटिलेटर उतार लिए जाएंगे। तो मतलब ये पाकिस्तानी, मतलब ये जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्सा है, गुस्सा भी है, शर्म भी है, एक जलन भी है, और देखिए जो डर ये है कि हमें अब आगे ट्रंप जो है भूल ही ना जाए। देखिए उनका डर जो है बहुत ऑब्वियस है, और ऑब्वियस इसलिए है क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान के साथ उनके संबंध, बड़े ताल्लुकात बहुत अच्छे लग रहे थे। जनरल आसिफ मुनीर जो है व्हाइट हाउस जा रहे थे, लंच पर प्रेसिडेंट के साथ बैठने का, लंच खाने का गौरव उनको प्राप्त हो रहा था। तो लग रहा था कि जो एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर जो इक्वेशन है वो बदल गया है। क्वाड में नहीं आए, फिर जो है इंडो पैसिफिक रीजन में जिस प्रकार के अमेरिका और भारत के अंदर जो होना चाहिए था वो चीज़ें टलते जा रही थी। तो उनको लग रहा था कि अब एक समीकरण जो है वो वैश्विक समीकरण बदल रहा है, भारत से कहीं ना कहीं अमेरिका दूरियां बना रहा है। लेकिन अब वो खुल करके कह रहे हैं कि अमेरिका ने जितना यूज करना था यूज किया, और अब उसे टिश्यू पेपर की तरह उसको फेंक दिया है। अब पाकिस्तान के लिए बचता क्या है? पाकिस्तान के लिए जो चाइना, जो पुराना साथी है, उसी के साथ होने में उसकी भलाई है। और यदि ऐसा नहीं होता है
तो पाकिस्तान के आने वाले दिनों में वेंटिलेटर उतार लिए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ऑपरेशन स्मार्ट सिंदूर 2 जो है करने में कोई देर नहीं करेगा। एक्चुअली जो वो इससे पहले पत्रकार कह रहे थे वो जरूरत तो बनी रहती है सर। आगे वो कह रहे थे कि ये जो भी आपने बात की ना, वो कह रहे थे उल्टा दबाव ट्रंप पाकिस्तान पे डालेगा कि अब तुम पूरी तरीके से चीन के कैंप से बाहर निकलो और हमारे कैंप में आओ, अब हमारे साथ काम करोगे तुम मिलके, ये दबाव हमारे इनके ऊपर आएगा। अभी आपने गाजा की बात की थी, इनके एक पॉलिटिकल वर्कर इमरान खान की पार्टी के, उन्होंने दावा किया है कि ऑलरेडी फौज भेज चुका है पाकिस्तान, और इतना ही नहीं, वहां पर बारूदी सुरंगें साफ करने के नाम के काम में पाकिस्तान की फौज को लगाया गया और वहां पर कुछ पाकिस्तानी फौजी मारे भी गए। मतलब वो पाकिस्तान को बिना बताए फौज भेज चुका है, यह दावा किया जा रहा है। अगर ये है तो फिर ये बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान के साथ, लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा भी है कि उनको बिना बताए पाकिस्तान की फौज के लोग वहां भेज दिए गए। दावा किया जा रहा है। बता तो कितनी बार बताएं? नहीं, मतलब ये आपको वहां के लोग तो ऐलानिया तौर पे जानना चाहते हैं कितनी फौज भेजोगे, वो फौज क्या काम करेगी ये बताओ। वो कह रहे हैं लोग मारे भी गए वहां। देखिए, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों के साथ धोखा। ऐसा कब हुआ है कि जब पाकिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान की सेना ने और सरकार ने धोखा नहीं किया है? इतिहास है कि किस तरीके से अपनी जनता का इस्तेमाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते रहे, किस तरीके से सेना के जो प्रमुख बनते रहे वो पाकिस्तान की जनता को धोखा देते रहे और अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे। अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारत को अमेरिका जितना सम्मान दे रहा है और पाकिस्तान को पूछ नहीं रहा, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भी कुछ दिन पहले ही तो, प्रधानमंत्री का कुछ दिन पहले ही तो बयान था आसिम मुनीर का, उनका शहजाद शरीफ का, कि मैं और आसिम मुनीर जब जाते हैं तो हमें बड़ी शर्म आती है पैसे मांगते हुए। दुनिया में हम जब पैसे मांगते हैं तो हम पैसा मांग मांग के थक गए, हमें कोई पैसा देता नहीं है, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है विदेश जाने के अंदर। तो जिस देश का प्रधानमंत्री अब शर्मिंदगी महसूस करता है, इतना लाचार बन जाए, उस देश की हालत उस प्रधानमंत्री ने, उस सेना प्रमुख ने क्या करके रखी है, यह देश की जनता को अब समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब देश की, पाकिस्तान की जनता इस बात समझने लगी है कि भारत जिस तरीके से लगातार उन्नति करते जा रहा है, दुनिया में सम्मान पा रहा है, भारत की इकोनॉमी आज 4 ट्रिलियन की करीब जीडीपी हो चुकी है और पाकिस्तान अभी 300-350 बिलियन पर टिका हुआ है। तो यह फर्क बता रहा हूं, इतना फर्क होने के बाद तो दुनिया की जो तीसरी इकोनॉमी बनने की और अग्रसर है, चौथी इकोनॉमी बन चुका है, वो क्या है, कोशिश पाकिस्तान कोशिश करता है कि भारत के बराबर सम्मान उसे दुनिया में मिलेगा। तस्वीरें जो चल रही हैं गाजा की चल रही है, लेकिन अगर इन दिनों आप बलूचिस्तान की खबरें देख रहे होंगे तो वहां से उनके शहरों से जो खबरें तस्वीरें आती हैं वो भी ऐसी तस्वीरें 12-14 शहरों पर हमला किया था बलोच के के लोगों ने, जिनको ये आतंकवादी कहते हैं। अच्छा, इनके एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब ये विदेश में पहुंच गए। मैं इनको बड़ा फॉलो करता था पहले, ये डिफेंस के मामलों में अच्छी रिपोर्टिंग करते थे, क्योंकि वहां पर इनको उम्र कैद की सजा दी है पाकिस्तान की कोर्ट ने देश के खिलाफ काम करने में, इन एब्सेंशिया, मतलब इनकी गैर मौजूदगी में। ये तो अमेरिका में है। अभी अमेरिका में बैठ के आदमी कह रहा है कि तुम कह रहे हो ये आतंकवादी आए थे, 1000-1200 जितने भी आतंकवादी आए थे, लोग तो इनके गले मिल रहे थे, लोग तो बच्चों को लेके जा रहे थे इनसे मिलवाने के लिए, वो बम बांधे हुए हैं, वो कलिश्निकोव लिए हुए हैं और बच्चा मुस्कुरा रहा है उसके सामने। कैसे आतंकवादी थे जिससे लोग ही नहीं डर रहे थे? सुनिए, पतलून की बात आते तिवारी जी का चेहरा गिर जाता है। वो भी कह रहे हैं कि पतलूने छोड़ के कैंप खाली करके भाग गए। नहीं, मतलब कितना क्या गड़बड़ कर दिया कि अभी तक सूख ही नहीं। मौसम भी तो कैसा हो रहा है आप सोचिए। और देखिए, एक बात मैं मतलब मुझे लगता है कि कहनी चाहिए, पाकिस्तान मुल्क बुरा नहीं था, 2% के हुक्मरानों ने उसको 2% का मुल्क बना दिया, इसलिए 2% का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा और इस बात का रियलाइजेशन वहां के लोगों को हो रहा है। मुश्किल बड़ी यह है कि जो वहां रेडिकल इस्लामिक फोर्सेज हैं, जो वहां सेना और आईएसआई है, उन्होंने इस तरह से, एक तरह से कहें कि उनके ऊपर एक अत्याचार, एक प्रताड़ना वो कर रखी कि वो निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। और मुझे लगता है कि इमरान खान से उनको डर इसलिए लगता है कि इमरान खान के निकलने का मतलब होगा कि इस तरह के फोर्सेस का एक मतलब इकट्ठे होके आ जाएंगे, और इकट्ठे होके आ जाएंगे तो फिर उनके लिए मुश्किल होगी कि कैसे वो लड़ पाएंगे। हालांकि अब जो कुछ बलूचिस्तान में होता हुआ दिख रहा है, अब जो कुछ जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क को बचाए रख पाना इस सूरत में जो नक्शा जैसा दिखता है वो शायद अब बहुत मुश्किल हो जा रहा है। दिनों दिन उसकी हालत, बलूचिस्तान मतलब अलग होने की हालत नौबत पर आ गया है। सिर्फ इतना भर नहीं है, और भी कई हिस्से टूटेंगे क्योंकि उसकी स्थिति अब बहुत खराब है। ये बलोच का जो हमला हुआ ना, इस पर इन्हीं के एक और सीनियर जर्नलिस्ट, उनको भी उम्र कैद की सजा हुई शायद, वो भी अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने लेकिन एक बहुत सोचने लायक बात कह दी और हमें भी डिस्कस करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान एक और मुसीबत में, इसको केवल अमेरिका और चाइना के बीच में किसी को चुनना है, ऐसी केवल यही परेशानी नहीं है, इसे यूएई और सऊदी के बीच में भी चुनना है।
और ये खुल के सऊदी अरब के कैंप में चले गए, लेकिन पैसा इनको ज्यादा देता है यूएई। अब एक खबर तो ये आई थी अभी कि इन्होंने यूएई से कहा, साहब हमारा वो 2 बिलियन का लोन है उसको जरा रोल ओवर कर दो अगले साल के लिए। उसने 1 महीने के लिए रोल ओवर किया, केवल 1 महीने की मोहलत दी $2 बिलियन चुकाने के लिए, और उस पर भी 6% इंटरेस्ट। 2 बिलियन पे 6% इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए कितना होता है, 12-14 मिलियन होता होगा। इतना $1 बिलियन 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा पाकिस्तान को। यूएई के बादशाह ने कहा नथिंग डूइंग, मेरा पैसा लौटाओ नहीं तो ये भरो इंटरेस्ट। 1 महीने का वक्त दिया केवल। और ये जो पत्रकार है इन्होंने ये दावा किया कि बलोच इंसर्जेंसी में यूएई का बहुत बड़ा रोल है। मैं भी चौंका ये बात सुन के, फिर उन्होंने उसको प्रूव किया। इन्होंने कहा कि अगर ये ग्वादर का पोर्ट बन जाए जो पाकिस्तान में चाइना बनवा रहा है, तो सबसे बड़ा नुकसान इसका यूएई को होना है, क्योंकि यूएई के जो बंदरगाह हैं वो है पर्शियन गल्फ के अंदर, ईरान के पास, और वो सीज हैं। ये तो समंदर है ना, ये तो ओशंस है। ये जो ग्वादर बन रहा है तो इंडियन ओशन है, सारी दुनिया की पहुंच होगी। वो है थोड़ा अंदर जाकर के पोर्ट। तो सबसे भारी नुकसान इसका होगा सऊदी अरब यूएई का। इसलिए ग्वादर का प्रोजेक्ट कामयाब ना हो, उसके लिए बलोचों को भड़काने के पीछे यूएई का हाथ हो सकता है। सर ये देखिए, दुनिया जो है अपने फायदों के लिए दूसरे देशों में इंटरवीन करती है, वहां ऑपरेशंस करती है। अमेरिका तो कुख्यात है इस काम के लिए, लेकिन यूएई ऐसा करेगा आपको लगता है? चाइना का प्रोजेक्ट फील करने के लिए बलोचों के देखिए इंसर्जेंसी को हवा देगा? सिर्फ यूएई नहीं, ईरान भी नहीं चाहता है कि ग्वादर पोर्ट जो है वो सक्सेसफुल होकर के निकले, क्योंकि वो अपने चाबहार पोर्ट के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो नहीं चाहता है कि ग्वादर पोर्ट जो है वो सक्सेसफुल पोर्ट आ जाए, क्योंकि वहाँ पर चाइना आकर के बैठ जाएगा तो वो उनके लिए दिक्कत होगी। क्या अमेरिका चाहता है वहाँ पर? वो बिल्कुल भी इसलिए नहीं चाहता है, इसलिए क्योंकि फिर वहाँ पर चाइना की दखल की बात हो जाती है। तो इसलिए यूएई जो है वो अमेरिका का दोस्त है, साथ साथ सऊदी अरब भी दोस्त हैं, लेकिन यूएई के दोस्ती जो है आज के दिन में भारत के साथ ज्यादा है। बिल्कुल है, ठीक है। और सऊदी अरब के साथ यमन के मामले पर उसका झगड़ा चल रहा है। यमन के अंदर जो विद्रोही गुट है उसको मानता है कि सऊदी अरब मानता है यूएई की इकोनॉमी सऊदी से बहुत आगे है सर, बहुत ज्यादा। देखिए यूएई सऊदी अरब इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां मक्का और मदीना है। यदि वो नहीं होता तो यूएई उससे कहीं आगे है इकोनॉमिकली। सर फिर वही खबर आ गई, आज एक और मिल गई, मजा ना आए तो पैसे वापस। लेकिन ये हमारे लिए तो हंसी मजाक का विषय होगा। अब तो पाकिस्तानियों की किस्मत पे अब जरा सोचिएगा, जरा मुझे तो तरस आया सोच करके। इमेजिन कीजिए जिस देश में दूध 200 रुपए से लेकर 370 रुपए लीटर बिकता हो, वहां लोगों की क्या हालत होगी। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान का क्या हाल किया है। इनकी रईसी में कोई कमी नहीं है। अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक ऐसी घटना हुई, हाल ही में एक पंजाब सूबे की इनकी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मरियम नवाज शरीफ की बेटी, और उनकी सबसे खास मंत्री हैं मरियम औरंगजेब। आपको मालूम है अभी मरियम नवाज की बेटे की दूसरी शादी हुई थी, तो उसमें एक चेहरा बार बार दिखाया जा रहा था कि पहले ये ऐसी दिखती थी, बाद में ऐसी दिखती हैं। ये वही फोटो ही आ गई, पहले ऐसी दिखती थी, बाद में उस शादी में ये ऐसे दिखने लगी। तो लोगों ने कहा वाह साहब वाह, मंत्री बनते ही सर्जरी हो रही है और चेहरा ही बदल गया इनका। तो इनकी माताजी से पूछा गया कि वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने सर्जरी करा के चेहरा बदलवा लिया। उन्होंने कहा नहीं, वो तो डाइटिंग करती है ना, इसीलिए उसका चेहरा पतला हो गया। तो ये उन्होंने ऐसा कहा। बहरहाल अब जो खबर आई इन्हीं से जुड़ी हुई कि ये मरियम नवाज की खास मंत्री है, मरियम औरंगजेब इनका नाम है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने पंजाब सूबे के पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन निकाला है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और 12 जनवरी 2026 का नोटिफिकेशन है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज प्लीज टू अकॉर्ड सैंक्शन टू द रिलीज ऑफ स्पेशल ग्रांट ऑफ ₹4 करोड़। उसके आगे लिखा है ओनली 4 करोड़ ओनली इन फेवर ऑफ मिस मरियम औरंगजेब, senior minister, and one more minister, Miss Azma Zahid Bukhari, Minister for Information, Government of Punjab, for their personal makeup and presentation expenses. For their makeup and presentation expenses, 2 मंत्रियों को 4 करोड़ रुपया रिलीज किया कैबिनेट सेक्रेटरी ने। ये वो देश है, जैसा मैंने आपको बताया अभी, कि दूध के लिए 370 रुपए देने पड़ते हैं, कि 1 दर्जन केले के लिए 400 से 500 रुपए देने पड़ते हैं। 500 रुपए किलो सेब बिकता है वहां पर। पेट्रोल शायद 300 या 350 रुपए लीटर जो है, टमाटर 300 रुपए किलो, टमाटर 300 करोड़ रुपए मिलता है। और जिस देश के पास
अपनी एम्बेसीज के खर्चे निकालने के पैसे नहीं है। एम्बेसीज की बिजली मरम्मत के पैसे नहीं देते ये दूसरे देशों में। वो देश एक मंत्री के मेकअप पे 4 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, और फिर आप पूछते हैं पाकिस्तान कंगाल क्यों है। तो फिर हमारे बीच में एक ही एक्सपर्ट है पाकिस्तान के, सर ये तो मतलब शाह खर्ची तो यही होती है। देखिए मंत्री हैं, अच्छे से दिखें तो कम से कम सरकार को दिखने में तो अच्छी लगे। बाकी जो झेल रहे हैं जनता वो तो झेल रही है कि किस तरह से किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ ना पूरे सिस्टम में वहां पर एस्टेब्लिशमेंट में ये हो गया। अब आपको ये 4 करोड़ का मिल गया, आपको पता नहीं कि नवाज वो जो है हमारे आसिम मुनीर साहब उन पे कितना खर्चा हो रहा है, उनके रहन सहन, उनके आने जाने और सब पर। ये तो एक ऑफिशियल वो हो गया है, मतलब वो इस मैंने एक वीडियो देखा था सर, एक बेशर्मी है ये, इसको कहना चाहिए। सॉरी टू से मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक आदमी पाकिस्तान में सड़क खड़ा होके वो चीफ मिनिस्टर का सामने मरियम नवाज का काफिला जा रहा है, वो गिनती करी उसने गाड़ियों की, 70 गाड़ियां चल रही थी। तो कह रहा हूँ ना बेशर्मी हो रही है ये कि किस तरह से पैसे का दुरुपयोग। कहानियां चलती है ना जिसमें अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो उसमें वो गुरु कहता है शिष्य से कि मत रुको रात यहाँ, लेकिन शिष्य कहता है कि अरे इतनी बढ़िया जगह है, सब कुछ तो एकदम एक ही भाव में बहुत सुंदर है, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, और रुक गया। सुबह उसको किसी मामले में स्थिति हो गई कि राजा के दरबार में पेश होना पड़ा, मृत्यु का फरमान आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, खैर गुरु ने किसी तरह उसको बचा लिया। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को कोई नहीं इन हुक्मरानों से बचाने की स्थिति में नहीं दिखे। लुटेरे हैं ये मतलब सुन के भी लग रहा है कि अरे भाई हमारे वाले तो ये इतना तो नहीं कर पाते। मैं ये पढ़ रहा हूं 2 साल में पाकिस्तान ने दुनिया के अलग अलग देशों में अपने दूतावासों और कॉन्सुलेट के बिल नहीं भरे। नतीजा ये है कि जब इनके मंत्री वहां जाते हैं, इनकी एम्बेसियां उसको गाड़ी तक प्रोवाइड नहीं करा सकती, पैसे नहीं है गाड़ी के। सर नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री थे तो उनके सूट का खर्चा प्रधानमंत्री के सरकारी खर्चे से होता था, रोज सूट बदलते थे, तो पूरा बिल उनके बिल से जाता था। तो पाकिस्तान की आवाम को सोचना पड़ेगा कि वो किन लोगों को अपना नेता मानती है, किनको चुनाव में जीतकर भेजती है। अब तो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में असली क्रांति होना चाहिए, जनता सड़कों पर उतरे और ऐसे लूटने वाले लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारे और सत्ता किसी ईमानदार आदमी के हवाले दे। ये तो देश को बर्बाद करने पे आवाम की जिसको वो ईमानदार मानते हैं उसको जेल में डाला हुआ है, लेकिन उसके लिए भी लोग कहां निकल रहे हैं सड़क पर। अब 8 तारीख आ रही है, 4 हो गई, 8 तारीख को इमरान खान ने पाकिस्तान बंद बुलाया, देखिए उस दिन क्या होता है। सर मैं अगली खबर पर आपको कमेंट चाह रहा था, इसके साथ ही जोड़ दीजिएगा आप। आगे आपको बताता हूं कि ये तो ये हालत है ही, इसमें फिर उन्होंने क्या किया कि हम कोई ट्रंप से कम है, ट्रंप दुनिया में टैरिफ लगाता है, ट्रेड इससे बंद कर दो, उससे ट्रेड बंद कर दो, तो हम भी कर देंगे। इन्होंने पाकिस्तान से अफगानिस्तान से ट्रेड बंद कर दिया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का कोई व्यापार नहीं होता, सारे दरवाजे बंद हैं। पहले बॉर्डर पर एक्चुअली गेट बंद किया और उसके बाद अफगानिस्तान ने जो है दूसरे रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। ट्रेड बंद किया पाकिस्तान ने, और अफगानिस्तान ने कहा तुम समझते क्या अपने आप को, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। वो चाइना से सामान खरीदता है, इंडिया से सामान खरीदता है और इस्लामी मुल्कों से सामान खरीदने लगा। दोनों देशों के बीच 2024 में $2.25 अरब का कारोबार होता था, और 2025 आते आते ये $1.77 अरब रह गया, और सीमाएं बंद होने की वजह से ट्रेड 40% गिर गया। 2012 में इनके बीच जो ट्रेड का वॉल्यूम था वो $1,766 मिलियन था, और अभी ये आंकड़ा जो है $1.5 बिलियन है। अब 9 फरवरी आएगी, ये वो डेडलाइन है जब अफगानिस्तान अपना बचा कुचा कारोबार भी बंद कर देगा। फिर पाकिस्तान क्या करेगा? तो ये इनके रिश्ते हो गए हैं कि बिल भरने के पैसे नहीं और ट्रेड तुमने खुद बंद कर दिया अपना। लेकिन आगे इनकी इतने खराब रिश्तों के बाद पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने ऐसे ही स्टूडियो में एक डिस्कशन चलाया, और उसने पूछा कि ये बताइए, ये अब्दाली गौरी जो नाम मिसाइलों के रखे हैं, ये तो सारे अफगान थे, हमने इसलिए रखे क्योंकि इन्होंने इंडिया पे हमला किया था, हिंदुओं पे हमला किया था। अब जब आपके अफगानिस्तान से रिश्ते खराब हो गए हैं, तो हमारी मिसाइलों के नाम उनके हीरोज के नाम पर क्यों रखे जाए? इनको क्यों नहीं बदला जाना चाहिए? लेकिन शहबाज नाम रख दे तो वो चलेगी नहीं। सुन तो लीजिए, सुना दीजिए। और अब जो मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं, वो सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है, और हमारे पास सिर्फ एटमी हथियार नहीं है, बल्कि एटमी हथियार के जो वॉर हेड्स हैं, यानी कि हमारे पास मिसाइल भी हैं। कौन से मिसाइल हैं जी? हमारे पास हैं जी गजनवी मिसाइल, गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल। अब ये जो तीनों हैं, महमूद गजनवी और शाहबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली, ये तीनों जो हैं इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से, और अहमद शाह अब्दाली साहब को आज भी अफगानिस्तान का, जो आज का अफगानिस्तान है, उसका फाउंडर कहा जाता है। तो हमने तो अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफगानों के जो हीरोज हैं उनके नाम पर, जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए और उनके साथ लड़ाई की।
और अफगान तालिबान जो है वो अब उनकी प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं। यही संकट, एक्चुअली पहचान का ही संकट है पाकिस्तान के सामने। हम हैं कौन? अब रखना था इंडिया के खिलाफ मिसाइल का नाम, तो क्या रखते? तो फिर अब क्योंकि अपने खुद तो यहीं से निकले, क्यों सर? ये प्रॉब्लम है ना। तो किसका नाम रखते? तो चलो अफगानियों का रख दो, इन्होंने हमले किए थे इंडिया पे। देखिए, जब पाकिस्तान अपना इतिहास लिखता है तो मजेदार बात है, उन्होंने पतंजलि की जन्म शताब्दी भी मनाई। हाँ, सच बता रहा हूं। इसके बाद वो सिंधु नदी घाटी सभ्यता को क्या भूल जाएंगे, खारिज कर देंगे? नहीं खारिज करेंगे। उनका अपना कोई हीरो नहीं है, जो हीरो है वो भारत का ही हीरो है, भगत सिंह को लेकर। लेकिन दिक्कत क्या है कि उनको भारत के साथ घृणा, पाकिस्तान जो है भारत के प्रति घृणा की नाजायज औलाद है। उसकी पैदाइश ही घृणा के आधार पर है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। तो हिंदुओं को क्या चीज चुभता हो, जो आक्रांता थे, जिसने भी हिंदुओं को मारा, जिन्होंने हिंदुओं के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैभव को तार किया, खंडित किया, मंदिर तोड़े, उनका बलात्कार किया, धर्मांतरण किया, उनके साथ जोर जबरदस्ती की, हत्याएं की, वो सब उनके हीरो और उनके नायक बन करके आ गए। तो आज के दिन में मजेदार बात है कि जहां से वो अपने रूट को खोजने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ इस्लाम के नाम पर वो रूट खोज रहे थे। वो जो है वो भारत के साथ संबंध अच्छा हमने क्या रखे मिसाइलों के नाम? आकाश, नाग, सर एक लाइन आकाश तीर। प्रोफेसर साहब, भाई हम भी तो रख सकते थे। महाराणा रणजीत सिंह ने खूब मारा था। महाराणा प्रताप है, शिवाजी है, महाराणा प्रताप रख सकते थे, महाराणा रणजीत सिंह पर रख सकते थे, शिवाजी महाराज पर रख सकते थे नाम। इन सब ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नहीं, हमने तो नहीं किया ऐसा, क्योंकि आपको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, इनको आइडेंटिटी क्राइसिस है। अब आगे एक सवाल और आपके साथ, एक छोटी सी मतलब बहुत छोटी बात है, लेकिन आप पाकिस्तान जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान से जो घृणा वाली बात प्रोफेसर साहब ने कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ आपको खाने में दाल नहीं मिलेगी, क्योंकि दाल वो समझते हैं हिंदुस्तानी खाते, तो वो दाल में बोटी डाल के खाते। अच्छा, दाल में भी मतलब प्योर वेज दाल आपको नहीं मिलेगी पाकिस्तान में, और वो इसलिए क्योंकि बोटी डालना, क्योंकि हिंदुस्तानी दाल खाते हैं ना वेज। तो अच्छा, ये मतलब बहुत छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ। है वो तो बोलते भी हैं वो कि भाई ये तो हिंदू तो घास फूस खाते हैं, इनमें नहीं, लेकिन मतलब उसकी वजह ये है पाकिस्तानी ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं। आपकी बात में बस एक लाइन जोड़ दूं, दाल ही तो थी, बोटी तो अब नहीं कहूंगा, डाली थी। दाल ही तो थी ना, अच्छी खासी थी, लेकिन उन्होंने कर दिया वही। तो आदमी बोटी कहाँ डालता है? हमारे यहाँ भी जब यज्ञ होता था, हवन होता तो बोटी डाल देते थे। कौन डालता? अब मैं थोड़ा आपको ईरान की तरफ लेके जाता हूं। उसमें भी पाकिस्तान की एक चिंता छिपी हुई है। पाकिस्तान, अगर अमेरिका पाकिस्तान पे हमला, ईरान पे हमला करता है, तो अगर वहां से आयतुल्लाह की सरकार चली जाती है तो वहां एनार्की होनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अफरा तफरी मचेगी, जिसके हिस्से जो आएगा वो वहां का लीडर बन जाएगा। तो वहां पर भी इंसर्जेंसीज चल रही हैं, वहां पर भी बलोच लोग रहते हैं, और इधर पाकिस्तान के बलोचिस्तान के लोग ये मिलकर एक ग्रेटर बलोचिस्तान की मांग करते आए हैं काफी टाइम से। जैसे पठान करते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा और ड्यूरन लाइन के उधर वाला वहां भी पठान है, हम दोनों एक कौम है, हमको एक मुल्क बनाना है, ऐसे ही बलोच भी कहते हैं। तो पाकिस्तान का डर यह है कि हमला करने, और उस ईरान की बलोच इंसर्जेंसी को अमेरिका सपोर्ट करता है, इजराइल सपोर्ट करता है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमला हुआ और आयतुल्लाह चले गए तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि बलोच जो हमारे यहां हैं अब ये खुलकर उतर आएंगे सड़कों पर, और ये ईरान के बलोचों के साथ एक हो जाएंगे। हमारा ईरान का बॉर्डर खत्म हो सकता है। सुनिए, कल को अगर ईरान के अंदर कुछ होता है और अमेरिका जो है जाके बलोच को असिस्ट करता है या हेल्प करता है ईरानी बलोच को, तो ये ना हो कि फिर हमारे बलोच भी उस तंजीम का हिस्सा बन जाए और कोई प्रॉब्लम ना बन जाए हमारे लिए। इसलिए आपने देखा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फुल अलर्ट पे हैं, और मेरा ख्याल है पहली दफा है कि इतने बलोच इंसर्जेंट्स मारे गए हैं। सर, ये पाकिस्तान की नई चिंता शुरू हो गई है कि ईरान के साथ बॉर्डर डिस्टर्ब होगा तो हमारा नुकसान हमें ही होगा। चिंता है पाकिस्तान की रोजाना बढ़ रही है, और आप हर दिन दिखा कर उनकी और चिंताएं बढ़ा रहे हैं। कहाँ चिंता, ईरान से भी उनकी लगातार परेशानी। अब उनको शायद समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ अपनी चिंताओं को कैसे इसका निपटारा करें, किस तरह से करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके साथ रही, बहुत सारी चीजें उनके अलग हो रही हैं, और उसमें भी एक कंट्राडिक्शन आ रहे हैं। और हमला करेगा तो इन्हीं का सपोर्ट मांगेगा अमेरिका, ईरान पे। इसीलिए उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और मैं समझ रहा हूँ इस समय जैसे मैस कहते हो ना, वो मैस हो गया पाकिस्तान में कि वो कैसे इन सब चीजों को निपटारा करे। एक तरफ, हर तरफ ही वो मैस जो है घुला हुआ है। एक ऐसे यूं ही मन में आया कि धुरंधर जब
द रिवेंज आ जाएगी तो तब तक बलूचिस्तान रह पाएगा या नहीं रह पाएगा? अब ये तो नहीं पता, अभी तो सवाल ईरान पर भी है साहब, और ट्रंप क्या सोच रहे हैं ये किसी को नहीं पता है। आपको मैं बता रहा हूं ट्रंप का लेटेस्ट बयान, आपको मैं ईरान पर दिखाता हूं। ट्रंप ने ये कहा कि हमने वहां पर बहुत बड़ी जो है शिप्स भी भेजी हुई हैं और हमारी बातचीत भी हो रही है, देखिए दोनों में से किसकी जरूरत पड़ती है। एक बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा स्पीकर के दफ्तर में हंगामा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच बड़ी तीखी बहस हुई है लोकसभा स्पीकर के दफ्तर में। सुनते हैं, एक मिनट। तो मिनिस्टर्स भी वहां पर मौजूद हैं लोकसभा स्पीकर के दफ्तर में। इसलिए काम में लिया जाता है कि हाउस में जो गर्मा गर्मी हो जाए उसको शांत करने के लिए लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन का मुद्दा क्या है जरा समझ लेते हैं। विजय लक्ष्मी हमारे साथ पार्लियामेंट से जुड़ रही हैं। विजय, क्या है ये मामला, किस बात पर इतनी, और वो भी स्पीकर के चेंबर में इतनी अफरा तफरी? बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है सौरभ की, ये तमाम सांसद गए थे इस बात की शिकायत लेके कि कैसे चेयर ने निशिकांत दुबे, जिन्होंने तमाम किताबों के रेफरेंस दिए आज सदन में और कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ उन किताबों में उनका जिक्र था, और जिस तरह के शब्द निशिकांत दुबे ने इस्तेमाल किए उसको लेकर के आपत्ति जताने के लिए ये तमाम विपक्षी सांसद स्पीकर के पास अपनी शिकायत लेकर गए थे। स्पीकर ने 4 बजे फिर से इन सांसदों को बोला है कि जो उनकी कंप्लेन है उस पर वो 4 बजे उन्हें बताएंगे कि क्या वो करेंगे, लेकिन विपक्षी खेमा इससे काफी नाराज है। उनका कहना है कि जब राहुल गांधी को कहा गया कि किताब से कोट नहीं कर सकते, तो निशिकांत दुबे को कैसे ये इजाजत दी कि वो एक के बाद एक किताब लेकर के सदन में पहुंचे और फिर उसका जिक्र करते हुए कांग्रेस के ये निशिकांत दुबे ने आज कुछ कोई रेफरेंस में किसी कोई बुक को कोट किया है, ये आज की बात है या पहले की बात है? देखिए, आज सौरभ, इससे पहले जो सदन की कार्रवाई स्थगित हुई उससे पहले काफी सारी किताबें निशिकांत दुबे लेकर आए थे, जिसमें नेहरू को एडविना माउंटबेटन से लेकर के तमाम चीजें जो थी उसकी किताबें थी, और उन्होंने काफी ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया नेहरू को लेकर के, इंदिरा गांधी को लेकर के। जॉन मथाई से जुड़ी एक किताब थी, वो भी वो लेकर आए। रेड साड़ी सोनिया गांधी से जुड़ी एक किताब है, वो भी वो लेकर आए। ऐसी काफी सारी किताबें वो लेकर आए थे, कम से कम आधा दर्जन किताबें थी जो उन्होंने अपने हाथ में ली, और फिर उन किताबों में किस तरह की टिप्पणियां इन नेताओं के बारे में की गई है उसको लेकर अपनी टिप्पणी की, और इसी पर जो विपक्षी सांसद हैं वो काफी एजिटेट हो गए। और फिर वो दिख रहा है कि वो कितने ज्यादा एजिटेटेड है, चीखना चिल्लाना स्पीकर के रूम के अंदर, कमरे के अंदर हो रहा है। विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका। और राहुल गांधी ने आज जो चिट्ठी लिखी थी स्पीकर को, उन्होंने कहा कि आपने सरकार के दबाव में मुझे बोलने नहीं दिया, और वो ये कह रहे थे कि जो भी कस्टम है मैंने उसको फॉलो किया, आपने पहले दिन मुझे बोलने नहीं दिया कि मैं अनऑथेंटिकेटेड सोर्स से बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको ऑथेंटिकेट भी किया और मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके कंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने ले ली कि जो मैं बोल रहा हूँ इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, यही नियम है। उसके बाद भी मुझे कल नहीं बोलने दिया गया, तो उन्होंने उसको लेकर शिकायत की थी और वही मामला यहाँ पहुंचा है। अब वो विजय लक्ष्मी बता रही है कि ये इसलिए नाराजगी हुई इतनी कि राहुल गांधी तो 2 दिन तक नहीं बोल पा रहे हैं, और किताबें लेकर के निशिकांत दुबे आते हैं और वो जो है नेगेटिव रिमार्क्स भी करते हैं, कोई नेहरू जी के लिए, कोई इंदिरा जी के लिए, किसी के लिए, और उनको नहीं रोका जा रहा है। देखिए, ये तो जिसे कहते हैं ना, ये तो होना ही था। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एपस्टीन फाइल की चर्चा की, तो उसके बाद एक ढंग से उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक निजी टिप्पणी की थी, बेहद हल्की टिप्पणी की थी और बिना तथ्यों के आधार पर, ये कहते हुए कि बहुत सारा माल है पड़ा हुआ है एपस्टीन फाइल में, आपके पास कोई चीज जानकारी नहीं है। लेकिन चूंकि दुनिया में एपस्टीन फाइल को लेकर के विवादों में, चर्चा में है, ये इसलिए आपने प्रधानमंत्री के नाम को उसमें आपने घिसेट दिया। तो जो लिखी हुई है एमओ मथाई ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निजी संबंधों के बारे में जो लिखा है,
एडवीना और नेहरू के निजी संबंधों के बारे में जो लिखा हुआ है, जो जॉन ऑफ कैनेडी की बहन के साथ नेहरू के अब मुझे नहीं पता सर उन्होंने कौन सी किताब कोट की, विजयलक्ष्मी एक दो किताबों के नाम बता रही थी जो निशिकांत दुबे लाए थे। देखिए ये सब चीजें तो ऐसी हैं जिनको हम सभी जानते हैं, सभी क्या ये कंट्रोवर्शियल किताबें हैं जो निशिकांत दुबे ने कोट की हैं? नहीं कोई क्या कंट्रोवर्शियल है। एमओ मथाई जो है वो पंडित नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, वो तो मैंने भी पढ़ी है किताब, तो वो आप उस किताब को पढ़ लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा। एनीवे वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी नहीं बोल सकते एक किताब पर, बाकी लोगों को इजाजत है। सवाल तो यही है ना, मूल मुद्दा वही है, बाकी जो बोलेगा वो क्या बोलेगा वो अलग बात है। त्रिपाठी जी नहीं देखिए, इस पर तो मैं एकदम ही अलग राय रखता हूं। मेरा मानना है कि आज के समय में जब सोशल मीडिया पर, दूसरी जगहों पर और संसद में भी तरीके बदलने होंगे। अगर कोई किसी चीज का जिक्र कर रहा है तो एक तो पहले ही वो एक्सपंज हो जाता है, उसको ऑफ रिकॉर्ड कर दिया जाता है, रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। दूसरा, क्या कोई व्यवस्था ये निकलेगी कि विशेषाधिकार के नाम पर कुछ भी बोल देने का जो चलन है संसद में वो रुकेगा क्या? क्योंकि ये मतलब एंडलेस है, एक तरफ से ये कहा जाएगा, दूसरी तरफ से ये कहा जाएगा। जैसे नरवणे साहब की किताब का जो जिक्र है, मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि उसको बोलने देना चाहिए था और उसका बाकायदा जवाब देना चाहिए था, क्योंकि नरवणे साहब की जो बयान है बाहर बोल ही दिया उन्होंने, आज बाहर बोल ही दिया सब उन्होंने, बोलेंगे ही, और वैसे भी उसके पहले भी साझा कर। तो मैं तो इसके पक्ष में ही नहीं हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि ये किया या नहीं किया। अच्छा, ये पहले अंदर हंगामा था, अब ये बाहर हंगामा जो है वो हो रहा है। प्रियंका गांधी भी है शायद इसके अंदर, तो बाहर तो चले दिखता ही रहता है हमें, लेकिन स्पीकर के चेंबर में सब होता है क्या? मैं कह रहा हूँ ये हिस्टोरिकल है कि इस तरह से, क्योंकि अक्सर जब हाउस में हंगामा हो रहा होता है तो उसको शांत करने के लिए स्पीकर के चैम्बर में जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है अब ये बात खत्म करिए, इसको करिए। अब स्पीकर के चैम्बर में भी वही हालत होगी तो बड़ा मुश्किल होगा। अब ये तो डिबेट अलग है कि किसको बोलने देना चाहिए, कौन सी किताबों का जिक्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या ये दोहरा रवैया है कि निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, राहुल गांधी नहीं बोल पा रहे, या कोई अंतर है दोनों की बातों में? नहीं, अगर किताब का जिक्र है तो मुझे लगता है फिर दोनों को बैन होना चाहिए। एक किताब अनपब्लिश्ड है, दूसरे को पढ़ रहे हैं पब्लिश्ड किताब से। नहीं, लेकिन अब राहुल गांधी तो इस चीज को लेकर आ रहे हैं ना, लगातार उसको बोल रहे हैं, तो निशिकांत को भी आप संदर्भ में रोक देते हैं। लेकिन लोकसभा स्पीकर का मैं फेल्यूर मानता हूं कि उनके कक्ष के अंदर इस तरीके से विवाद हो। कक्ष के अंदर तो लोकसभा स्पीकर को कंट्रोल करना चाहिए था। आप वहां से 15 सांसदों को बुला रहे हो, यहाँ से 10-15 सांसद जा रहे हैं। अगर 20 लोग चिल्लाने लगे जाके तो परमिशन नहीं, परमिशन देते लोकसभा स्पीकर कि मेरे कक्ष में आप इतने बजे आइए, मैं कक्ष में उपलब्ध रहूंगा। बिना अनुमति के कक्ष में कोई जाता नहीं है। जिन लोगों को बुलाया उनसे बैठकर आप बात करते हैं। 5 सांसद विपक्षी बुलाते, 5 सत्ता पक्ष बुलाते, लिमिट कर सकते हैं कितने लोगों को बुला रहे हैं, बातचीत करके 5 लोग। ये तो ऐसा लग रहा है कि लोग जबरदस्ती घुस गए हो। नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं जाता, कक्ष में परमिशन मिलती है तभी बुलाया, समय दिया जाता है कि समय आपको आना है और तभी कक्ष में जाते हैं। और मुझे लगता है इतने लोगों ने जाके उद्यम किया है तो ये एक अच्छी परिपाटी मिलाकर आज राहुल गांधी का पहला संसद के द्वार पर जो उन्होंने जो बर्ताव किया है और जो आखिरी लोकसभा अध्यक्ष के केबिन में है, संसदीय मर्यादा को तार तार करने वाली, हम सबको शर्मसार कर रही है। लेकिन है बड़ी अजीबोगरीब बात ये